हेलो एंड वेलकम ऑल माय डियर स्टूडेंट टू माय यूट्यूब चैनल मेजर फिजिक्स एसके सर। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे। ये जो लेक्चर मैं लेके आया हूं ये महाराष्ट्र बोर्ड 7th क्लास हीट इस लेक्चर का पार्ट 2 है। इसके पहले हमने इसका पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है। पार्ट 1 में बहुत ही कंसेप्चुअली हम चल रहे थे, लेकिन किसी कारणवश हमें वो लेक्चर रोकना पड़ा था। तो ये जो पार्ट 2 है काफी लंबा होने वाला है। मेरे हिसाब से ये 90 मिनट्स का लेक्चर होगा। बहुत अच्छे से समझना, अच्छे से सुनना। हो सकता है कि आपको कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही हुई, लेकिन फिर भी गौर से सुनना, क्योंकि बेटा आपने अभी तक जो पढ़ा है वो बहुत नीचे से पढ़ा है, बहुत बेसिक बेसिक चीजें पढ़ी हैं। लेकिन मैं आपको अपडेटेड वर्जन पढ़ा रहा हूं। क्यों? क्योंकि हम एक मिशन पे हैं। हमारे मिशन का नाम क्या है? जय महाराष्ट्र बोर्ड। ठीक है, हम ये चाहते हैं कि महाराष्ट्र बोर्ड टेक्स्ट बुक पढ़ने वाला भी बच्चा नीट और जेई में सीबीएसई वाले बच्चों से पीछे ना रहे। ठीक है, डिटेल समझाता हूं क्या है। देखो, बताता चलूं, क्लास 7 महाराष्ट्र बोर्ड साइंस हीट टॉपिक का ये पार्ट 2 है। अगर आप क्लास 7 के इंडेक्स पे चले जाओगे साइंस के टेक्स्ट बुक के, तो वहां पे ऐसे कुछ इंडेक्स दिखाई देगा। क्लास 7 का जो सिलेबस शुरू किया था बेटा हमने, वो यहां से किया था। इसके आपको 2 लेक्चर मिल जाएंगे। अच्छा, ये लेक्चर कहां मिलेंगे आपको? आपको यूट्यूब पे चले जाना है और वहां पे टाइप करना है MEJOR मेजर फिजिक्स एसके सर। इतना टाइप करोगे एक बेहतरीन यूट्यूब चैनल आ जाएगा। उसके प्लेलिस्ट पे अगर आप चले जाओगे तो वहां पे सबसे पहले तो आपको क्लास 6 की एक प्लेलिस्ट मिलेगी, जिसके मैंने 16 में से 12 टॉपिक बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझा दिए हैं, और सारे होमी बाबा के एमसीक्यू भी प्रैक्टिस करवा दिए गए वहां पे। ठीक है, उसके बाद 7 की प्लेलिस्ट ओपन करोगे तो वहां पे आपको मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी के 2 लेक्चर मिलेंगे, मोशन फोर्स एंड वर्क के भी 2 लेक्चर मिलेंगे, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत बेहतरीन टॉपिक था। इसमें के जो कंसेप्ट है ना बेटा, एज इट इज 12th के सिलेबस में है, तो इसको हमने 3 लेक्चर में बहुत अच्छे तरीके से समझाया था। और हमने एक प्यारा सा टॉपिक शुरू किया है जिसका नाम है हीट, और इसका पार्ट 1 ऑलरेडी कंप्लीटेड है, और ये अब जो हम ले रहे हैं ये इसका पार्ट 2 है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इसको पार्ट 3 में ना ले जाऊं, पार्ट 2 में ही निपटा दे चलूं। बस आप दुआ करना कि लाइट ना चली जाए। स्टैमिना तो मेरा बिल्कुल आज है, बिल्कुल मैं एकदम रेडी होके आया हूं कि इसको निपटा ही दूंगा। ओके, यहां चलते हैं बेटा। तो हीट ये जो टॉपिक है इसका ये पार्ट 2 है। ठीक है, पार्ट 1 में मैंने बेसिक चीजें आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझाई थी। टेक्स्ट बुक का ये सारा इंट्रोडक्शन सब करवा दिया था, कैसे होता है क्या होता है, नोट्स भी दे दिए थे। ये भी मैंने बता दिया था, ये सब बता दिया था, ये भी बता दिया था, ये भी बता दिया था, और ये भी हो गया था। और हम यहां से आगे पढ़ना शुरू करने वाले थे। ये जो पॉइंट है, अच्छा हाँ, राइट राइट, यहां से पढ़ना हम शुरू करने वाले थे, ट्रांसफर ऑफ हीट। 2 मिनट में फटाफट रिवाइज करवा देता हूं, ध्यान से सुनो। 2 चीजें समझना बहुत जरूरी है। पहला तो है टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होता है बेटा? टेम्परेचर एक डिग्री होता है, किसका? हॉटनेस और कोल्डनेस का। द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस इज कॉल्ड एज टेम्परेचर। मतलब टेम्परेचर से हमको ये इंफॉर्मेशन मिलती है कि बॉडी कितनी गर्म या कितनी ठंडी है। जितना टेम्परेचर ज्यादा होगा उतनी बॉडी उतना ज्यादा गर्म होगी। अब 2 अलग अलग टेम्परेचर के बॉडीज होंगे, उसको अगर हम कांटेक्ट में रखेंगे तो एक एनर्जी फ्लो करेगी हायर टेम्परेचर वाले बॉडी से लोअर टेम्परेचर वाले बॉडी की तरफ। इसको हम बोलेंगे हीट एनर्जी। दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज हीट एनर्जी। और इसको हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी तक जाने के लिए 3 अलग अलग जरिए हैं, 3 अलग अलग तरीके हैं। एक होता है कंडक्शन, एक होता है कन्वेक्शन, एक होता है रेडिएशन। पहले लेक्चर में मैंने पूरी कोशिश की थी समझाने की, वो मोबाइल फोन वाली जो स्टोरी है मैं इस लेक्चर में फिर से बहुत अच्छे तरीके से अपडेटेड तरीके से रिवाइज भी करने वाला हूं। ओके, चलो आगे बढ़ाते हैं टॉपिक को। क्या बोल रहा है? ट्रांसफर ऑफ हीट। ट्रांसफर ऑफ हीट मींस फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम वन प्लेस टू और बॉडी टू अनदर बॉडी। एक बॉडी से दूसरे बॉडी में हीट का चले जाना, इसको क्या बोलते हैं? ट्रांसफर ऑफ हीट। जैसे बेस्ट एग्जांपल, अगर हम एक कंटेनर ले ले, इस कंटेनर में छोटे छोटे नन्हे मुन्ने आइस क्यूब्स रख दें, तो होगा क्या? थोड़ी देर में ये आइस क्यूब पिघल जाएंगे। तो आइस क्यूब पिघलने के लिए क्या लगती है? हीट लगती है। तो ये हीट कहां से आएगी? देखो बेटा, ये जो आइस क्यूब है ये है 0 डिग्री सेल्सियस पे, और जिस सराउंडिंग में आपने इसको रखा है वो है 30 डिग्री सेल्सियस पे। ये 30 डिग्री सेल्सियस, ये 0 डिग्री सेल्सियस, ये हो गया टेम्परेचर। तो ये 30 डिग्री सेल्सियस कैसा है? सर ये हाई टेम्परेचर पे है। और इसके कंपैरिजन में ये 0 डिग्री सेल्सियस कैसा है? लो टेम्परेचर पे है। मतलब ये हॉट हो गया और ये
कोल्ड हो गया। तो होगा क्या बेटा, हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर हीट एनर्जी फ्लो करेगी और ये एनर्जी लेके ये आइस क्यूब पिघल जाएंगे और पिघल के इनका बन जाएगा पानी, लिक्विड बन जाएगा। और थोड़ी देर में ही ये लिक्विड भी कितने टेम्परेचर पे चला जाएगा, 30 डिग्री सेल्सियस पे। क्योंकि कब तक हीट फ्लो होते रहेगी, जब तक सराउंडिंग का और इसका टेम्परेचर कैसे नहीं हो जाता, सेम नहीं हो जाता। तो दो बॉडीज या दो पॉइंट के बीच में जब भी टेम्परेचर का डिफरेंस आता है तो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ एक एनर्जी का फॉर्म फ्लो करता है, उसको बोलते हैं हीट। क्या बोलते हैं, हीट। ओके, यूज योर ब्रेन पावर। क्या है रे भाई, समझते हैं। पहला सवाल, वाई डू वी वियर वुलन क्लॉथ इन विंटर? सर्दियों में हम वुलन के स्वेटर्स क्यों पहनते हैं? दो तीन चीजें याद रखो बेटा। क्या होता है, सर्दियों में हम जो स्वेटर्स पहनते हैं उनके जो धागे होते हैं वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं और उन धागों में हवा होती है। वो धागे क्या करते हैं, अपने आप में हवा को ब्लॉक कर लेते हैं। तो वो हवा भी क्या होती है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट होती है। तो मान लो ये हमारी ह्यूमन बॉडी है, ये ऐसे कुछ हमारी ह्यूमन बॉडी है, ठीक है। तो हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर होता है ना बेटा, नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस। और विंटर में सराउंडिंग टेम्परेचर कितना होता है, 10 डिग्री सेल्सियस। तो होगा क्या, अगर हमने स्वेटर नहीं पहना तो हमारे बॉडी में से बहुत हीट बाहर चली जाएगी, क्योंकि हमारी बॉडी भी गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। तो हम क्या करते हैं, हमारे बॉडी पे स्वेटर का कवर पहन लेते हैं। तो स्वेटर के जो धागे होते हैं वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। तो हमारे बॉडी के अंदर की जो हीट है उसको लॉक कर देते हैं, उसको बाहर नहीं जाने देते। और स्वेटर के धागों के बीच में जो जगह होती है उसमें हवा लॉक हो जाती है, एयर लॉक हो जाती है। और याद रखो, एयर भी एक बैड कंडक्टर होता है हीट का, जिसके कारण बॉडी के अंदर से हीट बाहर जाएगी क्या, नहीं। इससे हमारी बॉडी के अंदर गर्माहट बनी रहेगी, हमको ठंड महसूस नहीं होगी। मैं पढ़ के समझाता हूं। ऊल इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। जो ऊल का कपड़ा होता है वो क्या होता है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। इसमें से हीट कंडक्ट नहीं हो सकती। इट ट्रैप्स एयर बिटवीन द फाइबर्स। फाइबर के बीच में वो किसको ट्रैप करके रखता है, फंसा के रखता है, एयर को फंसा के रखता है। फिर एयर इज ऑल्सो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। और याद रखो, एयर भी क्या होता है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है। अच्छा, वूलन क्लॉथ प्रिवेंट लॉस ऑफ बॉडी हीट इन द सराउंडिंग। मतलब वूलन के कपड़े क्या करते हैं, बॉडी की हीट लॉस होने से रोकते हैं, जिसके कारण क्या हो जाएगा, हेंस दे कीप अस वार्म इन द विंटर। इसके कारण हमारे अंदर की गर्मी बनी रहती है और हमको ठंड नहीं लगती, फीवर वीवर नहीं आएगा, कोई इन्फेक्शन नहीं होगा। तो वूलन का काम क्या होता है, वूलन के कपड़े का काम होता है, पहले तो वूलन का कपड़ा बैड कंडक्टर है और वूलन का कपड़ा ऐसा बनता है, ऐसा होता है कि अपने अंदर वो एयर को भी ट्रैप करके रखता है, जिसके कारण होता ये है कि बॉडी के अंदर की हीट बाहर नहीं जाती और हमारी बॉडी के अंदर गर्माहट महसूस रहेगी। इसका और एक अच्छा एग्जांपल बताऊं 11 12 का, आपने देखा होगा मुर्गी। जो मुर्गी होती है सर्दियों में अपने पर फुला लेती है। तो अपने पर फुला लेके क्या करती है, वो अपने पर के अंदर एयर का एक लेयर बना लेती है। तो एयर का लेयर क्या करेगा, बैड कंडक्टर का काम करेगा, जिसके कारण मुर्गी के अंदर की जो हीट है, जो मुर्गी होती है उसके अंदर की हीट बाहर नहीं जाएगी। ऐसे करके मुर्गी के बॉडी के अंदर गर्माहट बनी रहेगी। ये जो पर फुला लेती है ना, ऐसे पर फुला के क्या करती है, वो अपने परों के बीच, अपने पंखों के बीच एयर का एक लेयर रोक के रखती है, जिसके कारण क्या होता है, बॉडी के अंदर की हीट बाहर नहीं जा पाएगी। तो क्यों नहीं जा पाएगी, क्योंकि एयर भी क्या होता है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। एयर के अंदर से भी हीट फ्लो नहीं हो सकती। सेम काम हमारे स्वेटर्स भी करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसको अच्छे से लिख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। आगे चलते हैं, क्या बोल रहा है, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर। बहुत सिंपल चीज है, जिसमें से हीट ट्रेवल हो सकती है उसको बोलेंगे कंडक्टर, जैसे कि नॉर्मली सारे मेटल्स। और जिसमें से हीट ट्रेवल नहीं हो सकती उसको बोलेंगे इंसुलेटर, जैसे लकड़ी हो गया, रबर हो गया, प्लास्टिक हो गया। बेटा इसमें से हीट फ्लो नहीं हो सकती तो इसको क्या बोलेंगे, बैड कंडक्टर बोलेंगे। क्या बोल रहा है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट। गुड कंडक्टर मतलब जिसमें से हीट फ्लो हो सकती है, जैसे कि मेटल हो गया, आयरन हो गया, स्टील, कॉपर, एल्यूमिनियम, ये सारे क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, मतलब इसमें से हीट कंडक्ट हो सकती है। और पुअर कंडक्टर ऑफ हीट मतलब जो सब इंसुलेटर्स हैं वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है, जैसे कपड़ा हो गया, लकड़ी हो गई, प्लास्टिक हो गया, ऊल हो गया, एयर हो गया, ये सब क्या है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है, इसमें से हीट फ्लो नहीं हो सकती। उसके बाद ट्रांसफर ऑफ हीट, एक जगह से दूसरे जगह हीट चले जाना। क्यों जाना, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से। कब तक जाना, जब तक दोनों जगह का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता तब तक। हीट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट टू कोल्ड ऑब्जेक्ट, क्योंकि हॉट ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर ज्यादा होता है, कोल्ड ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर कम होता है। तो हीट कहां से कहां फ्लो होती है, हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। जैसे सन,
सूरज 6000 केल्विन टेम्परेचर होता है, अर्थ का टेम्परेचर कम होता है, तो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ हीट हमेशा फ्लो करती है। दिस ट्रांसफर कंटिन्यू, ये कब तक कंटिन्यू होता है? अंटिल बोथ ऑब्जेक्ट, जब तक दोनों ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर क्या नहीं हो जाता बेटा? सेम नहीं हो जाता। जब तक दोनों बॉडी का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता तब तक ये हीट फ्लो करते ही जाएगी, करते ही जाएगी, ठीक है। उसके बाद एवरीडे एप्लीकेशन, रेगुलर लाइफ में हीट कंडक्शन के क्या एप्लीकेशन होते हैं? पहला एप्लीकेशन ध्यान से सुनो, जो हॉट यूटेंसिल्स होते हैं उस पे हम कपड़ा वाउंड कर देते हैं, जिसके कारण हमारे हाथ जलने से बच जाएंगे। क्लॉथ रैप अराउंड द हॉट यूटेंसिल्स, जैसे मैंने यहां पे समझाया था कि भाई जो हलवाई वाला होता है दूध गर्म करते वक्त जो चमचा, वो जो तकबीर जो बड़ा बोलते हैं ना, कबीर जो बड़ा चमचा होता है उसको पकड़ते वक्त कपड़े से पकड़ेगा, क्योंकि कपड़े में से हीट फ्लो नहीं करती। ओके, कपड़ा इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, जिसके कारण हमारे हाथ जलने से बच जाते हैं। उसके बाद वुडन प्लास्टिक हैंडल्स टू द पैंस, जो पैन होते हैं जिसपे खाना पकाया जाता है, ओके, वो तो गुड कंडक्टर होते हैं, लेकिन उनका हैंडल किसका होता है? प्लास्टिक का, ताकि हमारे हाथ ना जले, क्योंकि हीट जो है वो मेटेलिक पैन में तो होगी लेकिन उसके हैंडल में भी होगी। अगर हैंडल को हम प्लास्टिक का कवर नहीं चढ़ाएंगे तो हमारे हाथ जल जाएंगे। तो हमारे हाथ और हैंडल के बीच में प्लास्टिक का, एक लकड़ी का या प्लास्टिक का हैंडल बिठा दिया जाता है। उलन क्लॉथ इन अ विंटर, अभी समझा दिया। उलन क्लॉथ बैड कंडक्टर होते हैं हीट के, और अपने अंदर हवा को भी ट्रैप कर लेते हैं, रोके रखते हैं, जिस कारण बॉडी के अंदर की हीट बाहर नहीं जाती और हमारी बॉडी सर्दी से बच जाती है। हैंडकरचीफ्स यूज व्हाइल होल्डिंग द हॉट ग्लास, मतलब गर्म दूध पीते वक्त हम उसको ग्लास को डायरेक्ट नहीं पकड़ते, अगर वो स्टील का ग्लास है हम क्या करते हैं? दस्ती से उसको पकड़ते हैं, क्योंकि दस्ती एक कपड़े की बनी होती है एंड कपड़ा इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। उसके बाद की पॉइंट्स टू रिमेंबर, आपको याद क्या रखना है? ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। ये जो यहाँ पे आयरन बताई गई है, प्रेस बताई गई है, इस पे प्लास्टिक का कवर चढ़ाया गया है। ये स्पेशल मटेरियल से बना होता है जिसको बोलते हैं माइका। अब ये जो माइका है ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसमें से करंट पास नहीं होता लेकिन हीट थोड़ी सी पास हो जाती है, हीट इसमें से पास हो जाती है। इस वजह से हमारे कपड़ों की आयरन सही से हो जाएगी, प्रेस सही से हो जाएगी और हम शॉक से भी बच जाएंगे। इसमें से हीट तो पास हो जाएगी थोड़ी सी, लेकिन करंट बिल्कुल पास नहीं होगा, तो हम शॉक से बच जाएंगे, लेकिन इलेक्ट्रिक शॉक से बच जाएंगे, लेकिन कपड़ों का प्रेस ढंग से हो जाएगा। मेटल अलो हीट टू पास इजीली, मेटल का जो स्ट्रक्चर होता है वो ऐसे बंधा होता है, वो अपने अंदर से हीट को पास होने देते हैं। तुम ही देखो ना, अगर आप एक स्टील का चमचा ले लोगे और उसको बर्नर पे ऐसे पकड़ोगे तो थोड़ी देर में आपका हाथ जल जाएगा, क्योंकि हीट क्या होगी? चमचे के इस एंड से बहते हुए इस एंड तक कंडक्ट कर जाएगी, उसको क्या बोलते हैं? कंडक्शन बोलते हैं। ओके, और इंसुलेटर स्लो डाउन और स्टॉप हीट फ्लो, इंसुलेटर से हीट फ्लो नहीं करती, तभी तो हम क्या करते हैं? यूटेंसिल के हैंडल या तो लकड़ी के बने होते हैं या तो प्लास्टिक के बने होते हैं, क्योंकि बेटा लकड़ी में से तो हीट फ्लो नहीं करती ना, और प्लास्टिक में से भी हीट फ्लो नहीं करती। उसके बाद ऊल कीप्स अस वार्म बाय प्रिवेंटिंग हीट लॉस, उलन के कपड़े जिससे स्वेटर्स बनते हैं वो हमारे बॉडी के अंदर के हीट को बाहर नहीं जाने देते, क्योंकि वो बैड कंडक्टर होते हैं और अपने आप में वो एयर को भी ट्रैप कर लेते हैं, और एयर भी कैसे है? बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, इंसुलेटर है। तो इस वजह से हमारे बॉडी के अंदर की हीट वहीं पे लॉक हो जाएगी और हम सर्दी से बच जाएंगे। नॉट बाय प्रोड्यूसिंग हीट, ये हीट प्रोड्यूस नहीं करते, हीट को लॉक कर देते, हमारे बॉडी के अंदर की जो हीट है उसको लॉक कर देते, प्रिवेंट कर देते हैं लॉस होने से। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। भाई ये तो समझ में आ गया कि बॉडी हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ एक हीट ट्रांसफर होगी, एक एनर्जी ट्रांसफर होगी जिसको बोलेंगे हीट। लेकिन ये जाने के कितने तरीके हैं? 3 तरीके हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। यहां देखो परफेक्ट एग्जांपल, दिस इस तरह से होता है कंडक्शन। हमारे पास ये मेटल का रॉड है ऐसे करके, और हम क्या कर रहे हैं? इस मेटल के रॉड के एक एंड को गर्म कर रहे हैं। गर्म करना मतलब बेटा इसमें होती है एक प्रकार की एनर्जी। ये एनर्जी यहाँ वाले मॉलिक्यूल्स को मिलेगी, जैसे ही इनको मिलेगी ये ऑसिलेट करेंगे, थोड़े उछल कूद करेंगे, और इसके वजह से ये एनर्जी थोड़ी सी आगे वाले मॉलिक्यूल को मिल जाएगी, फिर इसके वजह से इसको मिलेगी, इसके वजह से इसको मिलेगी, इसके वजह से इसको मिलेगी। ध्यान से देखो, सिर्फ एनर्जी आगे बढ़ेगी, मॉलिक्यूल्स आगे नहीं
बढ़ेंगे, एनर्जी वो भी कौन सी, हीट एनर्जी आगे बढ़ेगी, मॉलिक्यूल्स जहां है वहीं रहेंगे, मॉलिक्यूल एनर्जी लेके आगे नहीं जाएंगे, मॉलिक्यूल सिर्फ एनर्जी को आगे बढ़ाएंगे। कैसे, ये ऐसे धीरे धीरे ऑसिलेशंस करके, ऐसे धीरे धीरे मूवमेंट करके, धीरे धीरे ये हलचल जो कर रहे हैं, ये धीरे धीरे जो मूव हो रहे हैं, इसके कारण सिर्फ हीट एनर्जी आगे जाएगी, मॉलिक्यूल्स वहीं रहेंगे और थोड़ी देर में इस एंड की हीट एनर्जी इस एंड तक पहुंच जाएगी। इस तरह के हीट ट्रांसफर को बोलते हैं कंडक्शन। तो हीट हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी तक तीन तरीकों से जा सकती है। पहला तरीका है कंडक्शन, जिसमें एनर्जी आगे बढ़ती है, मॉलिक्यूल्स वहीं पे रहते हैं, इसको बोलते हैं कंडक्शन। दूसरा जो तरीका होता है उसको बोलते हैं कन्वेक्शन। यहां देखो, ये देखो लाल कलर के मॉलिक्यूल, पानी गर्म किससे होता है, कन्वेक्शन से। देखो थोड़ी देर में समझाता हूं, देखो क्या हुआ। ये जो रेड कलर के, ये देखो, ये मॉलिक्यूल गर्म हो गए, गर्म होने के बाद हल्के हुए, हल्के होने के बाद ये ऊपर चले गए हीट लेके, और ऊपर के ठंडे मॉलिक्यूल किधर आ गए, नीचे आ गए। मतलब एनर्जी लेके मॉलिक्यूल खुद ऊपर जा रहे हैं और ऊपर के ठंडे मॉलिक्यूल नीचे आ रहे हैं। तो यहां से मॉलिक्यूल ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो इसको बोलते हैं कन्वेक्शन। कन्वेक्शन में क्या होता है, मॉलिक्यूल खुद एनर्जी लेके एक जगह से दूसरे जगह तक जाते हैं। यहां देखो बेटा, सारे मॉलिक्यूल्स यहीं पे है, क्या ये अपनी जगह छोड़ रहे हैं, नहीं, लेकिन एनर्जी आगे आगे बढ़ रही है। तो इस तरह के हीट फ्लो को कहते हैं कंडक्शन। और यहां क्या हो रहा है, देखो ये मॉलिक्यूल एनर्जी लेके किधर जा रहे हैं, ऊपर, और ठंडे मॉलिक्यूल किधर आ रहे हैं, नीचे। फिर ये गर्म हो गए, एनर्जी लेके किधर जाएंगे, ऊपर, ऊपर के ठंडे मॉलिक्यूल नीचे आ जाएंगे। तो इसको कहते हैं कन्वेक्शन करंट्स। अच्छा, ये मॉलिक्यूल्स गर्म होने के बाद ऊपर क्यों जा रहे हैं, क्योंकि बेटा मॉलिक्यूल्स गर्म होने के बाद उसकी डेंसिटी कम हो जाती है, वो हल्के हो जाते हैं, इस वजह से वो किधर जा रहे हैं, ऊपर। और ठंडे मॉलिक्यूल वजन होते हैं, इस वजह से किधर होते हैं, नीचे। आपने विंटर्स में बहुत बार देखा होगा, हम बाथरूम में पानी नहाने जाते हैं और वहां देखते हैं ऊपर का ही पानी गर्म होता है, नीचे सारा ठंडा पानी होता है। क्यों, क्योंकि गर्म पानी की डेंसिटी कम होती है, तो वो हल्का हो जाता है। तो हल्का पानी किधर जाएगा, ऊपर, और ठंडा पानी वजनदार होता है, उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, इसके कारण ठंडा पानी किधर रहेगा, नीचे। अरे सिंपल सा एग्जांपल है, मान लो आपने एक ग्लास में पानी डाला और तेल डाला, ऑयल डाला, तो ऑयल किधर रहेगा, पानी के ऊपर के पानी के नीचे। सर ऑयल तो पानी के ऊपर रहेगा, क्यों, क्योंकि वो हल्का होता है, और पानी हेवी होता है, वजनदार होता है, तो पानी किधर रहेगा, नीचे, और ऑयल किधर रहेगा, ऊपर। अब सोचो, आपने पानी डाला, तेल डाला और मर्क्यूरी डाला, तो सबसे नीचे कौन रहेगा, मर्क्यूरी, क्योंकि मर्क्यूरी बहुत वजन होता है सर, तो मर्क्यूरी सबसे नीचे रहेगा, उसके ऊपर पानी रहेगा, उसके ऊपर तेल रहेगा, क्योंकि तेल सबसे हल्का होता है। तो वजनदार चीजें नीचे रहेंगी, हल्की चीजें ऊपर रहेंगी। तो गर्म पानी हल्का होता है, इस वजह से ऊपर चला जाएगा, और ठंडा पानी वजनदार होता है, नीचे आ जाएगा। तो सेम चीजें हो रही हैं, मॉलिक्यूल एनर्जी ले रहे हैं, एनर्जी लेके ऊपर जा रहे हैं, ऊपर के मॉलिक्यूल नीचे आ रहे हैं, तो बेटा इसको बोलते हैं कन्वेक्शन। और तीसरा जो मोड है वो होता है रेडिएशन। इसमें तो मॉलिक्यूल का कोई चक्कर ही नहीं भाई। बेस्ट एग्जांपल, सन से अर्थ तक जो एनर्जी पहुंच रही है वो किसके फॉर्म में पहुंच रही है, वो पहुंच रही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मतलब जिन वेव्स को प्रोपगेशन के लिए, बहने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती, तो ऐसे रेडिएशंस को, ऐसे एनर्जी ट्रांसफर को बोलते हैं रेडिएशन। इसमें मीडियम की जरूरत ही नहीं है, बिना मीडियम के ही ये बहेंगे, मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल ट्रांसफर हो रहे हैं कि नहीं, इसका सवाल ही पैदा नहीं होता। कंडक्शन नॉर्मली किस में होगा, सॉलिड में होगा। कन्वेक्शन फ्लूइड में होगा, लिक्विड और गैसेस में। और रेडिएशन के लिए बेटा ना सॉलिड की जरूरत है, ना लिक्विड की जरूरत है, ना गैस की जरूरत है, क्योंकि वहां पे कोई मीडियम ही नहीं होता, वैक्यूम होता है। पहले लेक्चर में भी मैंने आपको समझाया है, अर्थ से लगभग सिर्फ 16 किलोमीटर तक एटमॉस्फेयर है, फिर 16 किलोमीटर के बाद सन तक जो पूरी जगह है वो सब क्या है, वैक्यूम। वैक्यूम मतलब कुछ भी नहीं है। तो इस तरह से ये सारे रेडिएशंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स सन से निकलते हुए अर्थ तक पहुंच रहे हैं, बिना किसी मीडियम के, बिना किसी नेचर सॉलिड के, लिक्विड के, गैस के। तो इस तरह के ट्रांसफर को बोला जाएगा रेडिएशन। तो अगर मॉलिक्यूल आगे नहीं बढ़ रहे, वो सिर्फ एनर्जी को आगे बढ़ा रहे हैं, इसको बोला जाएगा कंडक्शन। मॉलिक्यूल खुद एनर्जी लेके ऊपर जा रहे हैं, इसको बोला जाएगा कन्वेक्शन। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में जो एनर्जी बह रही है उसको बोला जाएगा रेडिएशन। तो तीन तरह से एनर्जी हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ जाती है, दैट इज कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। ठीक है। अच्छा, ये जो फायर है, ठीक है, जो सर्दियों में हम आग लगा के हमारे हाथों को सेकते हैं ताकि अपनी बॉडी में गर्माहट महसूस हो, इसमें तीनों एग्जाम्पल इन्होंने एक्सप्लेन किए। देखो, हम हाथों को आग से दूर रखते हैं, तो यहां से बेटा इसमें से निकलने वाले जो रेडिएशंस है,
रेडिएशंस, मतलब इसको मीडियम की जरूरत नहीं है। हम वार्म फील करें, जो भाप लगती है हमारे हाथों को, वो कौन से फॉर्म में आ रही है? रेडिएशन के फॉर्म में आ रही है। और अगर हम फायर के ऊपर रख देंगे हाथ, तो गर्म हवा ऊपर आएगी, क्योंकि इस फायर के वजह से यहाँ की हवा गर्म होगी, और गर्म होने के बाद हवा क्या होती है? हल्की होती है। तो गर्म हवा किधर चली जाएगी? ऊपर की तरफ जाएगी। तो गर्म हवा खुद हीट लेके ऊपर जा रही है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? कन्वेक्शन। और ठंडी हवा फिर यहाँ आ जाएगी, गर्म हवा ऊपर जाएगी, ठंडी हवा यहाँ आ जाएगी, ठंडी हवा फिर गर्म होकर ऊपर जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? मॉलिक्यूल खुद चल के जा रहे हैं, तो ये क्या हो गया? कन्वेक्शन। और इस आग में अगर मैं एक ग्लव पहन के, प्लास्टिक का ग्लव, क्योंकि हाथ जलने के चांसेस होते बेटा, और ग्लव प्लास्टिक का है तो हमारे हाथों को प्रोटेक्ट कर देगा जलने से। अगर मैं मेटालिक रॉड का एक एंड इसमें रख दूं, देखो ध्यान से देखो, इसमें बताया जा रहा है, देखो थोड़ा 2 मिनट देखो, ये देखो हीट आगे बढ़ रही है, ये देखिएगा हीट आगे बढ़ रही है, ऐसे समझ में आ रहा है? मतलब यहां वाला बॉडी हीट ले लेगा, मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करेंगे ऐसे, और एनर्जी आगे बढ़ेगी। ये देखो रेड रेड होते जा रहे हैं, एनर्जी आगे बढ़ेगी, मॉलिक्यूल्स वहीं रहेंगे। तो इसको क्या बोला जाएगा? कंडक्शन। और खुद मॉलिक्यूल एनर्जी लेके जाएंगे, उसको बोला जाएगा कन्वेक्शन। और बिना मीडियम की कोई जरूरत नहीं, फिर भी एनर्जी साइड में मूव हो रही है, इसको बोला जाएगा रेडिएशन। तो हीट एनर्जी कितने तरीके से ट्रांसफर होती है? कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। आई होप आपको ये चीजें सिंपली समझ में आ रही है। ये कंडक्शन, हीट आगे बढ़ रही है, मॉलिक्यूल वहीं पे हैं। ये कन्वेक्शन, मॉलिक्यूल खुद एनर्जी लेके जा रहे हैं। और ये रेडिएशन, रेडिएशन मतलब बिना मीडियम के भी, मतलब कुछ है नहीं फिर भी एनर्जी रिसीव हो रही है, इसको क्या बोला जाएगा? रेडिएशंस। ओके, तो ये बेहतरीन जीआईएफ फाइल से मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिए। आगे बढ़ते हैं। तो एनर्जी ट्रांसफर कितने तरीके से होती है? 3, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। यहां चलते हैं। कंडक्शन ऑफ हीट। अब हमने क्या किया, ध्यान से सुनो। कंडक्शन इज ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम हॉट पार्ट टू द कोल्ड पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट। कंडक्शन क्या होता है? हीट का ट्रांसफर होता है। कहां से कहां तक? हॉट पार्ट से कोल्ड पार्ट की तरफ। ठीक है। इट मेनली ऑकर्स इन सॉलिड। कंडक्शन मेनली किस में होता है? सॉलिड में होता है। उसके बाद अ मटेरियल मीडियम इज रिक्वायर्ड, इसके लिए मीडियम की जरूरत होती है, बिना मीडियम के कंडक्शन नहीं होता। उसके बाद इसकी एक एक्टिविटी करेंगे। क्या किया हमने? ध्यान से समझते हैं। हमको क्या चाहिए? हमको एक कॉपर का रॉड चाहिए, एक एल्यूमिनियम का रॉड चाहिए, एक स्टील या आयरन का रॉड चाहिए। हमने 3 रॉड ले लिए, यहां पे रख दिए, कॉपर, आयरन और एल्यूमिनियम, 3 रॉड। कॉपर, एल्यूमिनियम और स्टील का रॉड ले लिया, एक कैंडल ले लिया और बर्नर ले लिया। ये कैंडल है या बर्नर है जिससे आग जलने वाली है। वैक्स ले लिया, पिंस ले लिए, एक ट्राइपॉड ले लिया। हमने क्या किया? 3 रॉड ऐसे रख दिए। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, मैं समझाता हूं आपको। ये एक रॉड है, ये किसका रॉड है? ये कॉपर का रॉड है, कॉपर का रॉड है। ठीक है भाई। अच्छा चलो, मैं काय को मेहनत कर रहा हूं, डायग्राम किस लिए लाया हूं मैं, हटाओ इसको। ठीक है, 3 रॉड है हमारे पास। ठीक है, फिर मैंने क्या किया? इन तीनों रॉड पे वैक्स लगा दिया, ये ऐसे वैक्स लगा दिया, ये ऐसे वैक्स लगा दिया, और वैक्स लगा के मैंने इसमें पिन रख दिए, ऐसे पिन रख दिए, इस पे पिन टोच के इसके अंदर ऐसे रख दिए। ठीक है। प्रोसीजर, टेक इक्वल लेंथ ऑफ बार ऑफ कॉपर, एल्यूमिनियम एंड स्टील। कॉपर, एल्यूमिनियम और स्टील के इक्वल लेंथ के रॉड लेके मैंने उसको ट्राइपॉड पे रख दिया। पुट वैक्स स्पॉट, वैक्स के ऐसे छोटे छोटे ब्लॉक मैंने इस पे रख दिए एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। ये इक्वल डिस्टेंस पे सारे वैक्स के ब्लॉक मैंने रख दिए। और क्या किया उसमें? फिक्स अ पिन ऑन अ वैक्स स्पॉट। ये जो वैक्स के ब्लॉक थे, इसमें जो छोटे छोटे मेटेलिक पिंस होते हैं ना, उसको मैंने फिक्स कर दिया। ठीक है। हीट वन एंड ऑफ द बार टुगेदर यूजिंग बर्नर। बर्नर की मदद से तीनों एंड को एक साथ गर्म करना शुरू करो। ऑब्जर्व केयरफुली, और केयरफुली ऑब्जर्व करो। तो होगा क्या बेटा, कि होना क्या चाहिए कि तीनों रॉड में जो हीट है वो कंडक्ट होते जानी चाहिए, और जाएगी भी, बिल्कुल जाएगी। लेकिन क्या होगा? कुछ मटेरियल में हीट जल्दी जल्दी कंडक्ट होगी और कुछ मटेरियल में हीट स्लोली कंडक्ट होगी। ये आपको कैसे पता चला सर? मैंने जब इसको ढंग से देखा, ये जो रॉड थे ना, कॉपर, एल्यूमिनियम, स्टील के रॉड यहाँ पे रखे थे, उस पे वैक्स के जो ब्लॉक लगाए थे और उसमें मेटेलिक पिन फिक्स किए थे, तो हुआ ये कि जो कॉपर का रॉड था ना, कॉपर का जो रॉड था ना, उस पे जो पिंस लगे थे ना, कॉपर रॉड पे जो पिंस लगे थे, वो पिंस सबसे पहले गिरे। इसका मतलब कॉपर में हीट बहुत जल्दी जल्दी आगे फ्लो हो रही है। और 2 नंबर पे किसके गिरे? एल्यूमिनियम के। और सबसे आखिरी में किसके गिरे? स्टील या आयरन के गिरे। मतलब सर, तीनों रॉड की लेंथ सेम होने के बावजूद भी कॉपर में हीट जल्दी जल्दी फ्लो होना शुरू हुई। कैसे पता चला ये? क्योंकि कॉपर के रॉड पे जो वैक्स का ब्लॉक लगा था,
वो जल्दी पिघल गया, क्योंकि हीट करने पे वैक्स पिघल जाएगा, जल्दी पिघल गया, और उसमें जो हमने पिन फंसा के रखे थे वो पिन्स नीचे गिर गए। और जब पिन गिरे तब मैंने एल्यूमिनियम का और स्टील का रॉड देखा, तो तब वहां के पिन्स गिरे थे क्या? नहीं। फिर थोड़ी देर बाद कॉपर रॉड के दूसरे पिन्स भी गिर गए, और तब एल्यूमिनियम रॉड के पहले पिंस गिरे। अभी भी आयरन के पहले पिंस नहीं गिरे थे। मतलब इससे यह समझ में आ रहा है कि कॉपर में फटाफट फटाफट हीट फ्लो कर रही है। तो कॉपर इज अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट। और 2 नंबर पे अच्छा कंडक्टर कौन है? एल्यूमिनियम। और सबसे स्लो कंडक्टर कौन है? स्टील है। ठीक है, तो इस एक्टिविटी से हमने ये सीखा कि भाई सब मटेरियल की हीट कंडक्ट करने की एबिलिटी सेम नहीं होती, सबकी हीट कंडक्ट करने की एबिलिटी अलग अलग होती है। तभी तो सारे जो पिंस गिरे वो अलग अलग टाइम पे गिरे। समझो यहां पे क्या बोल रहा है। तो क्या ऑब्जर्व किया? पिन्स फॉल वन बाय वन स्टार्टिंग फ्रॉम द हीटेड एंड। हीटेड एंड से पिन गिरना शुरू हुए। पिंस ऑफ द कॉपर बार फॉल्स फर्स्ट। सबसे पहले किस मटेरियल के पिंस गिर गए? कॉपर के, क्योंकि कॉपर एक बहुत अच्छा कंडक्टर है हीट का। पिंस ऑफ स्टील बार फॉल्स लास्ट। और स्टील बार के पिन सबसे आखिरी में गिरे। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कॉपर में से हीट जल्दी जल्दी ट्रेवल हुई, और सबसे स्लो किस में ट्रेवल हुई? आयरन या स्टील में ट्रेवल हुई। ओके, इससे कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन ये निकला कि हीट फ्लो फ्रॉम हॉट एंड टू कोल्ड एंड। पहला तो ये हीट हमेशा, क्योंकि ये हॉट एंड हो गया और ये कोल्ड एंड हो गया। क्यों हॉट एंड हो गया? क्योंकि इसको हम गर्म कर रहे हैं, इसका टेम्परेचर हम बढ़ा रहे हैं। तो हीट हमेशा हॉट एंड से कोल्ड एंड की तरफ जाएगी। और कॉपर के पिन सबसे पहले गिरे, क्योंकि कॉपर पे का वैक्स सबसे पहले पिघला, क्योंकि कॉपर एक अच्छा कंडक्टर है। कॉपर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। इस वजह से सारे कुकिंग यूटेंसिल्स जो होते हैं, बर्तन जो बने होते हैं, वो कॉपर के बने होते हैं। स्टील इज अ पुअर कंडक्टर एज कंपेयर टू कॉपर। अच्छा, स्टील कंडक्टर है लेकिन कॉपर के कंपैरिजन में बुरा कंडक्टर है, लेकिन वैसे अच्छा कंडक्टर है। ओके, कंडक्शन डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल। किस टाइप का आप मटेरियल यूज करते हो, इस पे कंडक्शन डिपेंड करता है। हमने स्टील का रॉड लिया, कॉपर का रॉड लिया, एल्यूमिनियम का रॉड लिया, तीनों को गर्म करना शुरू किया, तो सबसे जल्दी हीट किसमें बही? कॉपर में। तो कॉपर एक अच्छा कंडक्टर है हीट का। की पॉइंट्स: अकर मेनली इन सॉलिड। कंडक्शन मोस्टली किसमें होता है? सॉलिड में होता है। रिक्वायर्स मीडियम, मीडियम की जरूरत है, बिना मीडियम के नहीं होता। फास्टर इन गुड कंडक्टर लाइक कॉपर एंड एल्यूमिनियम, एंड स्लोअर इन बैड कंडक्टर लाइक लकड़ी, प्लास्टिक और कांच। ठीक है, इस तरह से हमने कंडक्शन एक्सप्लेन कर दिया। आगे चलते हैं, कन्वेक्शन ऑफ हीट। ठीक है, बहुत सिंपल है। क्या करना है हमको? एक कंटेनर में पानी ले लेना है, और इस पानी में क्या करना है? पानी को गर्म करना शुरू करना है बर्नर लगा के। और इसके बॉटम में क्या करना है? कुछ क्रिस्टल डाल देने हैं। किसके? पोटेशियम परमैग्नेट के। पोटेशियम परमैग्नेट का फॉर्मूला होता है KMnO4। पोटेशियम परमैग्नेट के क्रिस्टल डाल देने हैं। तो थोड़ी देर में पानी उबलना शुरू होगा, और आपको ऐसे कलर्ड स्ट्रीम ऊपर जाते हुए दिखेगी। तो सर पोटेशियम परमैग्नेट क्यों डाला? क्योंकि बेटा पोटेशियम परमैग्नेट एक बहुत डार्क कलर्ड मटेरियल होता है, जिसके कारण हमको जो पानी के अंदर मोशन हो रही है वो क्लियर दिखाई देगी। अगर हमने पोटेशियम परमैग्नेट नहीं डाला होता तो पानी अंदर जो पानी का फ्लो हो रहा है, कन्वेक्शन करंट सेट हो रहे हैं, वो हमको ढंग से दिखाई नहीं देते। अब कलर डालने के कारण क्या हो गया? ये जो पोटेशियम परमैग्नेट का क्रिस्टल है ये धीरे 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 हमको ऊपर जाता हुआ दिखा। तो ऊपर जाता हुआ क्यों दिखा? क्योंकि ये पानी के साथ ऊपर जा रहा है। तो क्या ये पानी में पिघल जाता है? नहीं। पानी में पिघल जाता तो दिखाई देता क्या? नहीं। पोटेशियम परमैग्नेट पानी में पिघलेगा नहीं। पानी की जो अंदर मोशन हो रही है वो इस कलर से हमको दिखाई देगा। तो हो क्या रहा है कि ये जो नीचे का पानी है इसको हीट मिल रही है। हीट मिलने के कारण ये हल्का हो रहा है, और ये एनर्जी को लेके किधर जा रहा है? ऊपर जा रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है? गर्म पानी ऊपर जा रहा है, ऊपर का ठंडा पानी नीचे आ रहा है। तो गर्म पानी ये ऊपर जा रहा है, ठंडा पानी नीचे आ रहा है। गर्म पानी ऊपर जा रहा है, ठंडा पानी नीचे आ रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे? कन्वेक्शन करंट्स। क्या बोलेंगे? कन्वेक्शन करंट। और अगर हम पानी में पोटेशियम परमैग्नेट नहीं डालते तो इतना सही से इस करंट्स को देख पाते क्या? नहीं। और ये जो पोटेशियम परमैग्नेट है पानी के अंदर, ये घुलता नहीं है पानी के अंदर, लेकिन पानी के अंदर इसका कलर बन जाता है, और कलर हमको ऊपर जाते हुए दिखता है। तो जो कन्वेक्शन करंट बनते हैं ना, ठंडा पानी ऊपर से नीचे आना और गर्म पानी नीचे से ऊपर जाना, इस कलर के वजह से क्लियरली दिखाई देते हैं। ओके, तो इससे ये सेट हो गया कन्वेक्शन कैसे होता है। मीनिंग कन्वेक्शन इज अ ट्रांसफर ऑफ हीट बाय एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल।
कंडक्शन में हीट तो आगे जाती है लेकिन पार्टिकल वहीं पे रहते हैं। कन्वेक्शन में हीट भी आगे जाती है और पार्टिकल साथ में ले जाती है, मतलब पार्टिकल हीट को अपने साथ ले जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? कन्वेक्शन बोलते हैं। हीट इज ट्रांसफर्ड बाय कन्वेक्शन करंट्स। कन्वेक्शन करंट, करंट किसको बोलते हैं? फ्लो, फ्लो ऑफ वाटर, फ्लो ऑफ करंट। तो ये जो फ्लो हो रहा है उसको कन्वेक्शन कहते हैं, करंट कहते हैं। एक्टिविटी, हमको क्या करना है? एक बीकर लेना है, बीकर में पानी लेना है, पानी में हमको डालना है पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल। पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला होता है KmNO4। इसका कलर बहुत ही डार्क होता है, एक्टिविटी में आपको दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखो, KmNO4, KmNO4। ओके, अब क्या होगा? बर्नर लेना है, ठीक है, फिल द बीकर विथ वाटर, पानी को बीकर में भर लेना है। उसके बाद क्या करना है? ड्रॉप ऑफ फ्यू पोटेशियम परमैंगनेट क्रिस्टल, क्रिस्टल मतलब नमक के जैसा, नमक के जैसा, पोटेशियम परमैंगनेट क्रिस्टल इन द बॉटम, बॉटम में पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल डाल देने हैं। ये ऐसे पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल डाल दिए हमने यहाँ पे। ओके, ये पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल यहाँ रख दिए, यहाँ रख दिए। फिर हीट द बीकर स्लोली, और बीकर को स्लोली हीट करना है और ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व द मूवमेंट ऑफ कलर्ड वाटर। पोटेशियम परमैंगनेट पानी में थोड़ा सा मिल जाएगा, घुलेगा नहीं, यहाँ सिर्फ मिलेगा। तो यहाँ का पानी ऊपर जा रहा है तो उसके साथ पोटेशियम परमैंगनेट भी ऊपर जाएगा। तो पोटेशियम परमैंगनेट नहीं डालते तो पानी ऊपर जाता हुआ इतना क्लियरली दिखता क्या? नहीं। तो हमने देखा कि इस बीकर में ऐसा कलर्ड वाटर ऊपर जा रहा है, तो इसका मतलब पानी गर्म होके ऊपर जा रहा होगा। आगे चलते हैं। ऑब्जर्वेशन, क्या ऑब्जर्वेशन किया हमने? कलर्ड स्ट्रीम ऑफ वाटर मूव अपवर्ड। ये जो कलर का पानी है वो किधर जा रहा है? ऊपर। तो क्यों जा रहा है? क्योंकि यहाँ का बॉटम का पानी बर्नर की वजह से गर्म हो रहा है, गर्म होने के कारण उसको हीट एनर्जी मिल रही है। हीट एनर्जी मिलते ही वो पानी हल्का हो रहा है। अभी समझा रहा था मैं आपको, गर्म पानी हल्का होता है तो गर्म पानी किधर जाएगा? ऊपर जाएगा, जाते जाते कलर भी अपने साथ ले जाएगा। तो कलर की वजह से हमको ये क्लियरली समझ में आ रहा है कि नीचे का पानी गर्म होकर ऊपर जा रहा है और ऊपर का ठंडा पानी नीचे आ रहा है। ओके, कूलर वाटर फ्रॉम अबव मूव्स डाउनवर्ड, और ऊपर का ठंडा पानी किधर आ रहा है? नीचे आ रहा है। गर्म पानी ऊपर, ठंडा पानी नीचे। ये गर्म पानी ऊपर, ठंडा पानी नीचे, इसको बोलते हैं कन्वेक्शन करंट। एक्सप्लेनेशन, वाटर नियर द बॉटम गेट्स हीटेड। बॉटम का पानी क्या हो जाएगा? हीट हो जाएगा, क्योंकि बर्नर किसको गर्म करेगा? नीचे वाले पानी को गर्म करेगा, वो हीट हो जाएगा ये पानी। फिर हॉट वाटर बिकम लाइटर, जो गर्म पानी है वो हल्का होता है, लेस डेंस, उसकी डेंसिटी कम हो जाती है, और डेंसिटी कम होने के कारण वो किधर चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। उसके बाद कोल्ड वाटर इज हेवियर, ठंडा पानी वजन होता है, उसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, एंड कम्स डाउन, और वजन होने के कारण वो किधर आएगा? नीचे आएगा। तो ठंडा पानी नीचे आएगा, गर्म पानी ऊपर जाएगा। इस तरह से कन्वेक्शन करंट सेट हो जाएंगे। दिस क्रिएट्स कन्वेक्शन करंट्स। करंट्स मतलब फ्लो, ठीक है, इसको बोलते हैं फ्लो। तो कन्वेक्शन का फ्लो हो जाएगा, गर्म पानी ऊपर जाएगा, ठंडा पानी नीचे आएगा। कंक्लूजन क्या निकला? हीट इन लिक्विड ट्रांसफर्ड बाय कन्वेक्शन। लिक्विड के अंदर जो हीट ट्रांसफर होती है वो कन्वेक्शन से होती है। एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंडक्शन एंड कन्वेक्शन? कंडक्शन में सिर्फ हीट आगे बढ़ती है, मॉलिक्यूल्स वहीं पे रहते हैं, और कन्वेक्शन में मॉलिक्यूल खुद हीट एनर्जी लेके आगे आगे जाते हैं। ठीक है, तो लिक्विड में और गैसेस में मोस्टली हीट कैसे फ्लो होती है? कन्वेक्शन से। की पॉइंट्स, कन्वेक्शन किस में होता है? लिक्विड और गैसेस में होता है। इसको कंबाइनली फ्लूइड्स कहते हैं। फ्लूइड्स मतलब ऐसे सब्सटेंस जो फ्लो हो सकते हैं। अब सॉलिड तो फ्लो नहीं हो सकता, तो फ्लो कौन होगा? लिक्विड और गैसेस होंगे। नीड मीडियम, इसको भी मीडियम की जरूरत होगी, बिना मीडियम के ये नहीं हो सकता। इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ मैटर, इसमें मैटर की मूवमेंट होगी। देखो ना, नीचे का पानी किधर जा रहा है? ऊपर, ऊपर का पानी किधर आ रहा है? नीचे। तो इसको क्या बोलेंगे? मूवमेंट ऑफ मैटर। अच्छा, कंडक्शन में मूवमेंट ऑफ मैटर हुआ था क्या? बिल्कुल नहीं हुआ था सर। कंडक्शन में सिर्फ एनर्जी आगे बढ़ी थी, मॉलिक्यूल वहीं पे थे। देखो ना भाई, कंडक्शन में सिर्फ एनर्जी आगे बढ़ रही थी, यहां दिखाया था मैंने आपको, एनर्जी आगे बढ़ी थी, मॉलिक्यूल आगे बढ़े क्या? नहीं। लेकिन कन्वेक्शन में नीचे के मॉलिक्यूल किधर गए थे? ऊपर गए थे। तो जो खुद मॉलिक्यूल एनर्जी लेके जाएंगे उसको बोलेंगे कन्वेक्शन। और कन्वेक्शन मोस्टली किस में होता है? फ्लूइड्स में, मतलब लिक्विड और गैस में। और कंडक्शन किस में होता है? सॉलिड में होता है। ठीक है, यहाँ पे छोटा सा कंपेरिजन दिया है, उसको फटाफट निपटा देते हैं। कंडक्शन, कंडक्शन के लिए क्या मीडियम चाहिए? बिल्कुल, बिना मीडियम के कंडक्शन नहीं होगा। और किस में होता है? ये सिर्फ सॉलिड में होता है। हीटिंग ऑफ मेटल रॉड, मेटल रॉड का एक एंड गर्म करो, दूसरा ऑटोमेटिक गर्म हो जाएगा, इसको क्या बोलते हैं? कंडक्शन। देखो ये महाशय क्या कर रहे हैं, रॉड को आग में डाला इन्होंने, यहां से हीट एनर्जी फ्लो होते हुए इनके हाथ तक पहुंच गए और इनके हाथ जल गए। तो यहां पे क्या हुआ? कंडक्शन हुआ। दूसरा कन्वेक्शन, कन्वेक्शन मतलब कन्वेक्शन में भी मीडियम चाहिए, और मोस्टली ये किस में होगा? फ्लूइड्स में, मतलब लिक्विड और गैसेस में। और कन्वेक्शन में क्या होता है? मॉलिक्यूल खुद एनर्जी लेके आगे जाते हैं। ओके,
फॉर एग्जाम्पल बॉइलिंग ऑफ वाटर, बॉइलिंग ऑफ वाटर में क्या होता है, बॉटम का ठंडा पानी गर्म होता है, गर्म होकर हल्का होता है, ये गर्म पानी ऊपर जाएगा, ऊपर का ठंडा पानी वजन होता है वो नीचे आ जाएगा, ऐसे करके गर्म पानी ऊपर जाना, ठंडा पानी नीचे आना, इसको बोलते हैं कन्वेक्शन करंट्स। उसके बाद तीसरा जो होता है उसको कहते हैं रेडिएशन। रेडिएशन के लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती, ये वैक्यूम में भी होता है। वैक्यूम मतलब खाली जगह, वहां पे कुछ भी नहीं है, हवा भी नहीं है, एम्प्टी स्पेस है सब, ओके। और हीट फ्रॉम द सन, सूरज से जो हमको हीट मिल रही है वो किसके फॉर्म में मिल रही है, रेडिएशन के फॉर्म में मिल रही है, ठीक है। अच्छा, कन्वेक्शन, यहाँ पे फैन भी किस पे काम करता है, कन्वेक्शन पे काम करता है, क्योंकि गर्म हवा ऊपर जाती है, ठंडी हवा नीचे आती है, गर्म हवा ऊपर, ठंडी हवा नीचे, क्योंकि गर्म हवा जो होती है वो हल्की होती है तो वो किधर चली जाएगी, ऊपर, और ठंडी हवा नीचे आ जाएगी। उसके बाद ये आग से दूर बैठा है, बोन फायर से दूर बैठा है, फिर भी ये रेडिएशंस जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में इसको गर्माहट दे रहे हैं। अगर यहाँ पे मीडियम नहीं होगा तब भी ये वेव्स आएंगे, इसको कहा जाता है रेडिएशन। तो मोरल ऑफ द स्टोरी इज कंडक्शन और कन्वेक्शन को मीडियम की जरूरत है, कंडक्शन सिर्फ सॉलिड में होता है, ये लिक्विड और गैसेस में होता है, रेडिएशन के लिए कोई मीडियम की जरूरत नहीं होती, ठीक है। आई होप मैं चीजें आपको समझा पा रहा हूं। आगे बढ़ते हैं, ये क्या पूछ रहे हैं, बहुत अच्छी एक्टिविटी है। इसमें क्या किया हमने, मैं समझाता हूं आपको, ध्यान से सुनो। हमने क्या किया बेटा, एक एक्सपेरिमेंटल ट्यूब ले ली, ये टेस्ट ट्यूब होल्डर है, ऐसे करके टेस्ट ट्यूब को हम होल्ड कर सकते हैं। इसमें क्या किया हमने, वायर गेज लिया और वायर गेज के अंदर आइस क्यूब्स रख दिए। वायर गेज क्या करता है, आइस क्यूब को ये पानी के अंदर डुबा के रखेगा, यहाँ पे आइस क्यूब रख दिए और ऊपर क्या किया हमने, पानी को उबालना शुरू किया बर्नर लगा के। तो हुआ ये कि यहाँ का जो पानी है वो गर्म हो गया, बॉईल हो गया। अब ये बॉईल हुआ जो वाटर है वो ऊपर ही रहेगा, क्योंकि ये जो बॉईल वाटर है ये हल्का होगा, वजनदार नहीं होगा, हल्का होगा। अच्छा, तो सर क्या फिर ये आइस क्यूब पिघलेंगे, तो बेटा हमने ये देखा कि ये आइस क्यूब मेल्ट नहीं हुए। अरे सर हमने तो इसको बर्नर पे रखा था, फिर भी आइस क्यूब क्यों मेल्ट नहीं हुए, तो बेटा देखो सीन क्या हो रहा है, हमने पानी कहाँ का गर्म किया, ऊपर का, तो गर्म पानी कैसा होता है, हल्का, तो हल्का पानी किधर रहेगा, ऊपर। नीचे का पानी कैसा था, ठंडा, ठंडा पानी कैसा रहेगा, वजनदार, वजन पानी किधर रहेगा, नीचे। और ये वायर गेज के अंदर हमने जो आइस क्यूब रखे थे, वायर गेज रखने के कारण, वायर गेज मेटेलिक होता है जिसकी वजह से आइस क्यूब को वो अंदर नीचे के दबा के रख देगा, तो आइस किधर रहा, नीचे, तो ये हीट यहां से यहां जा पाई क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि गर्म पानी हल्का होता है तो ऊपर ही रहा, तो वो पानी ऊपर ही रह गया और नीचे पहुंचा नहीं, तो पानी सिर्फ ऊपर का गर्म हुआ, नीचे का पानी ठंडा ही रहा, तो बर्फ को हीट नहीं मिली, तो बर्फ पिघला क्या, नहीं पिघला, सिंपल। तो कन्वेक्शन करंट किसके वजह से होते हैं, डेंसिटी डिफरेंस की वजह से होते हैं। जहां की डेंसिटी हाई होती है वहां से जहां की डेंसिटी कम है उधर मॉलिक्यूल फ्लो करते हैं, मतलब हल्के मॉलिक्यूल ऊपर चले जाएंगे और वजन मॉलिक्यूल नीचे आ जाएंगे। यहाँ पे जो मॉलिक्यूल है ऑलरेडी हल्के हैं तो ये मॉलिक्यूल नीचे नहीं आएंगे, क्योंकि ये गर्म मॉलिक्यूल है, टेम्परेचर ज्यादा हुआ पानी है, ये ऊपर का ऊपर ही रहेगा, तो नीचे का बर्फ पिघलेगा क्या, बिल्कुल नहीं पिघलेगा। अच्छा, हम अगर इस टेस्ट ट्यूब को उठा के ऐसे ऊपर कर दे और ये वाली चीज इस पे गर्म करना शुरू कर दे तो फिर बर्फ क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा। लेकिन हमने ऊपर वाले पानी गर्म करना शुरू किया तो पानी गर्म हुआ, हल्का हुआ, गर्म पानी ऊपर रहा, नीचे ठंडा पानी वैसे के वैसा रहा, ठीक है। ध्यान से सुनो क्या बोल रहा है, ऑब्जर्वेशन, आइस रैप इन अ वायर गेज इज एट द बॉटम। हमने क्या किया, वायर गेज के अंदर आइस के क्यूब रख के उसको बॉटम में रखा, फिर वाटर एट द टॉप बॉइल्स, टॉप के पानी को हमने उबालना शुरू किया, बट आइस एट द बॉटम डज नॉट मेल्ट, लेकिन आइस तो पिघला ही नहीं, क्यों, क्योंकि ये गर्म पानी नीचे आ सकता है क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि गर्म हुआ पानी हल्का होगा, हल्का पानी नीचे कैसे आएगा, हल्का पानी तो किधर रहेगा, ऊपर रहेगा। हाँ, लेकिन अगर हम बर्नर यहां लगा देते और इसको गर्म करना शुरू करते तब ये आइस क्या हो जाता, पिघल जाता, लेकिन अब पिघला क्या, नहीं पिघला। रीजन एंड एक्सप्लेनेशन, व्हेन वाटर इज हीटेड, जब हमने पानी को गर्म करना शुरू किया इसकी डेंसिटी कम हुई, मतलब कहां का पानी गर्म करना शुरू किया, ऊपर का, तो उसकी डेंसिटी कम हो गई, फिर हॉट वाटर बिकम्स लाइटर, हल्का हो गया, गर्म पानी हल्का हो गया, एंड डज नॉट सिंक, तो हल्का पानी डूबेगा क्या, बिल्कुल नहीं डूबेगा। क्या लकड़ी पानी में डूबती है, नहीं डूबती, क्यों, क्योंकि लकड़ी की डेंसिटी कम होती है। तो ऐसे ही बेटा गर्म पानी की डेंसिटी कम होती है, तो ये गर्म पानी नीचे डूबेगा क्या, नहीं, अब गर्म पानी नीचे नहीं डूबेगा तो हीट लेके कौन जाएगा नीचे,
समझ में आ रहा है? तो ये गर्म पानी ऊपर ही रहा तो ये बर्फ नहीं पिघला। देयरफॉर कन्वेक्शन करंट डज नॉट अकर। यहाँ पे जो कन्वेक्शन करंट प्रोड्यूस हुए थे ना, मतलब गर्म पानी ऊपर जा रहा है, ठंडा पानी नीचे आ रहा है, क्योंकि हमने पानी को नीचे से ऊपर गर्म करना शुरू किया। और यहाँ पे हम कोशिश क्या कर रहे हैं, पानी को ऊपर से नीचे गर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये कभी गर्म नहीं हो पाएगा पूरा पानी। ऊपर का पानी गर्म हो गया, वजन में हल्का हो गया तो ऊपर ही रह गया, तो हीट नीचे आएगी क्या? नहीं, क्योंकि कन्वेक्शन करंट सेट नहीं हो पाए। हीट रिमेन्स एट द टॉप, और सारी हीट कहां रही? टॉप पे ही रही, एंड डज नॉट रीच टू द बॉटम। और इसका प्रूफ ये है कि ये जो नीचे हमने आइस क्यूब्स रखे थे वायर गेज में, ये मेल्ट बिल्कुल नहीं हुए। अगर ये मेल्ट हो जाते तो हम बोलते कि भाई ऊपर से हीट नीचे आई। ये मेल्ट नहीं हुए, मतलब ऊपर की हीट नीचे बिल्कुल भी नहीं आई। इससे कंक्लूजन क्या निकला कि कन्वेक्शन डिपेंड्स ऑन चेंज इन डेंसिटी। कन्वेक्शन किस पे डिपेंड करता है? चेंज इन डेंसिटी पे डिपेंड करता है। मॉलिक्यूल्स कैसे फ्लो होंगे? हाई डेंसिटी टू लो डेंसिटी। इफ हीटेड वाटर कैन नॉट मूव डाउनवर्ड, कन्वेक्शन स्टॉप। हीटेड वाटर ऊपर से नीचे नहीं आया, इस वजह से कन्वेक्शन क्या हो गया? स्टॉप हो गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, यहां समझते हैं। रेडिएशंस, समझ में आ रहा है? रेडिएशंस, रेडिएशन तो बहुत आसान है बेटा। सूरज से निकलने वाले जो हीट वेव्स हैं वो अर्थ तक पहुंच रहे हैं, किसके वजह से? रेडिएशन के वजह से। क्यों रेडिएशन? क्योंकि इनको मीडियम की जरूरत नहीं होती। अर्थ से लगभग 16 किलोमीटर तक ही एटमॉस्फेयर है। 16 किलोमीटर से लेके सन तक जितना डिस्टेंस है, सारा डिस्टेंस क्या है? वैक्यूम। फिर भी सन से निकलने वाली हीट अर्थ तक पहुंचती है बिना किसी रिक्वायरमेंट ऑफ मीडियम के। एक स्पेशल वेव के होते हुए ट्रैवल होते आती है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का मतलब होता है जिसको बहने के लिए, प्रोपगेशन के लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती। तो ऐसी जो हीट आ रही है इसको बोला जाता है रेडिएशन। हम बोन फायर के साइड में जो हाथ रखते हैं, ऐसे हमारे हाथों को जो वार्मनेस मिल रहा है वो भी किसके कारण मिलता है? रेडिएशन के कारण मिलता है। अब आप बोलेंगे सर यहां तो हवा होती है। भाई हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर भी ये रेडिएशन हमको मिल जाएंगे। आप चांद पे जाके आग लगा दो, लगेगी कि नहीं लगेगी वो बात की बात है। अगर लगा दिया आपने किसी तरह से तो आपके हाथों को वार्मनेस मिलती रहेगी, चाहे वहां पे एयर हो या ना हो। अच्छा, आग लगेगी कि नहीं लगेगी वो केमिस्ट्री का पार्ट है, क्योंकि आग के जलने के लिए क्या चाहिए होता है? ऑक्सीजन। चांद पे ऑक्सीजन नहीं है तो वहां पे आग नहीं लगेगी। मान लो किसी तरह से आपने लगा दी तो आपके हाथों तक तो आग बिल्कुल पहुंच जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से सन से जो अर्थ पे हीट आ रही है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में आ रही है, उसको बोलेंगे रेडिएशन। रेडिएशन, कैंडल, बोन फायर एंड सन, इससे जो हीट आ रही है वो रेडिएशन के फॉर्म में आ रही है। हैंड्स फील वार्म नियर द कैंडल। कैंडल या बोन फायर के बाजू में हमारे हाथों को जो गर्माहट मिलती है वो रेडिएशन के फॉर्म में मिलती है। वी फील वार्म फ्रॉम द सन थ्रू इट इज फॉर अवे फ्रॉम द अर्थ। अर्थ से कितने ही दूर होने के बावजूद भी हम सन की जो हीट है अर्थ पे महसूस कर सकते हैं। ये किसके फॉर्म में? रेडिएशन के फॉर्म में। इसका एक्सप्लेनेशन क्या है? देयर इज नो मीडियम एयर और मैटर बिटवीन सन एंड अर्थ। सन और अर्थ के इतने गैप में कोई भी एयर, कोई भी मीडियम नहीं है, सारा वैक्यूम है, स्पेस है। हीट रीचेस अस विदाउट एनी मीडियम। फिर भी सन की जो हीट है अर्थ तक पहुंच रही है। ये किसके फॉर्म में आ रही है? रेडिएशन, जो हमारा तीसरा मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है। एग्जांपल्स, सन हीट रीचिंग द अर्थ। सूरज की जो हीट है वो अर्थ तक पहुंच रही है, ये एग्जांपल है रेडिएशन का। और हम गर्माहट महसूस करते हैं नियर द फायर और कैंडल, ये भी किसके कारण हो रहा है? ये भी हो रहा है बेटा रेडिएशन के कारण। तो बेसिकली हमने 3 मोड ऑफ हीट ट्रांसफर सीखे, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। ये इसकी समरी है, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन की। ठीक है, अच्छा यहां चलते हैं, ये देखो। अब एब्सॉर्प्शन ऑफ हीट रेडिएशन, ध्यान से सुनो। कोई बॉडी कितना हीट एब्सॉर्ब करेगी ये किस पे डिपेंड करता है? आपने देखा होगा कोई इंसान अगर काला है, विथ ऑल ड्यू एंड रिस्पेक्ट, सिर्फ इसको नॉलेज पर्पस लो, बाकी कोई इसका कुछ कमेंट मत बनाओ, काले इंसान को पसीना ज्यादा आता है। क्यों? क्योंकि काला कलर अच्छी हीट एब्सॉर्ब कर सकता है, और सफेद कलर वाले इंसान को, मतलब गोरे इंसान को इतना पसीना नहीं आता, क्योंकि जो सफेद कलर होता है वो अच्छा रिफ्लेक्टर होता है, हीट को क्या कर देता है? रिफ्लेक्ट कर देता है। सर ये एब्सॉर्ब रिफ्लेक्ट समझ नहीं आ रहा सर, ध्यान से सुनो, थोड़ा सा मैं आपको 11th 12th का लॉजिक समझा देता हूं, यहां समझना बेटा। मान के चलो हमारे पास एक बॉडी है,
हमारे पास एक बॉडी है ऐसे करके, ये बॉडी है, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या हुआ कि यहां से कुछ हीट आई, ऐसे ये हीट आई, हीट आ रही है, ठीक है। तो जो आने वाली हीट है उसके साथ तीन चीजें हो सकती हैं। पहली चीज जो हीट है वो गिरने के बाद वापस जा सकती है। तो जो हीट गिर के वापस जा रही है उसको बोलेंगे रिफ्लेक्शन। क्या बोलेंगे बेटा? रिफ्लेक्शन। जो गिरने के बाद वापस जा रही है, जैसे आईने पे जो मिरर होता है ना, मिरर पे लाइट डालेंगे तो रिफ्लेक्ट होके वापस जाती है, तो उसको क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्शन। कुछ हीट क्या हो जाएगी, ये सरफेस एब्सॉर्ब कर लेगा, जिसके कारण ये सरफेस गर्म हो जाएगा, तो इसको बोलेंगे एब्सॉर्प्शन। एब्सॉर्प्शन। अच्छा, कुछ ऐसा भी होता है एब्सॉर्प्शन, हीट इससे थ्रू एंड थ्रू पास हो जाएगी, इसको बोलेंगे ट्रांसमिशन। क्या बोलेंगे? ट्रांसमिशन। ओके। जब भी किसी बॉडी पे हीट गिरेगी तो तीन चीजें हो सकती हैं, थोड़ी हीट वापस चली जाएगी, उसको बोलेंगे रिफ्लेक्शन, थोड़ी ये एब्सॉर्ब कर लेगा, उसको बोलेंगे एब्सॉर्प्शन, और थोड़ी इससे पास हो जाएगी, उसको बोलेंगे ट्रांसमिशन। अब बेटा क्या होता है, जो काला कलर होता है वो पूरी की पूरी हीट एब्सॉर्ब कर लेता है, ना ही रिफ्लेक्ट करता है ना ही ट्रांसमिट करता है। और जो सफेद कलर होता है वो पूरी की पूरी हीट रिफ्लेक्ट कर देता है, ना ही एब्सॉर्ब करता है ना ही ट्रांसमिट करता है। मतलब सर सफेद कलर अच्छा रिफ्लेक्टर होता है, यस, इसी वजह से तो जो सफेद शर्ट पहन के आता है वो लोगों के कपड़े चमकते हैं। क्यों चमकते हैं? क्योंकि उस पर सनलाइट गिर के वो क्या हो जाता है? रिफ्लेक्ट। और ब्लैक कपड़े जो पहनते हैं उनको पसीना ज्यादा आता है, क्योंकि ब्लैक कलर क्या करता है, पूरी की पूरी हीट जो होती है सिर्फ एब्सॉर्ब करेगा, ना ही रिफ्लेक्ट करेगा ना ही ट्रांसमिट करेगा। ठीक है, तो ध्यान रखो, जो एब्सॉर्प्टिव प्रॉपर्टी होती है, हीट कितनी एब्सॉर्ब होगी कितनी रिफ्लेक्ट होगी, ये सब डिपेंड करता है उसके कलर पे। जैसे यहां बताया गया है, ये ब्लैक कलर की टी शर्ट बताई गई है, तो ब्लैक कलर की टी शर्ट पे जितनी भी सनलाइट गिरी वो पूरी की पूरी इसने क्या कर ली? एब्सॉर्ब कर ली। लेकिन जो व्हाइट कलर पे हीट गिरी वो गिरने के बाद वापस चली गई, गिरने के बाद वापस चली गई, तो इसने क्या किया? रिफ्लेक्ट किया। इसीलिए हमको सजेस्ट किया जाता है कि सर्दियों में काले कपड़े पहनो, क्योंकि सर्दियों में काले कपड़े पहनोगे तो सूरज की पूरी रोशनी वो एब्सॉर्ब कर लेगा, तो हमको गर्माहट बनी रहेगी। और अगर हम सर्दियों में सफेद कपड़े पहनेंगे तो हमको ज्यादा ठंडी बजेगी। और गर्मियों में प्रेफर किया जाता है कि व्हाइट कपड़े पहनो, क्योंकि गर्मियों में ज्यादा सूरज की रोशनी होती है। तो अगर हम गर्मियों में काले कपड़े पहन के जाएंगे तो वैसे ही हमको गर्मी हो रही है, और हमने काली टी शर्ट पहनी है या काले कपड़े पहने हैं, तो ये भी सन की एनर्जी क्या कर लेगा? एब्सॉर्ब कर लेगा, जिसकी वजह से और ज्यादा गर्मी होगी। तो हम समर में कौन से कपड़े प्रेफर करेंगे? हम समर में जो धूप काला होगा या धूप वाला सीजन होगा उसमें हम व्हाइट कपड़े प्रेफर करेंगे, ताकि हमारी बॉडी ठंडी रहे। और विंटर में, सर्दियों में हम प्रेफर करेंगे कि हम ब्लैक कपड़े पहने, क्योंकि विंटर में हमें गर्माहट की जरूरत होती है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है स्टेटमेंट? व्हेन हीट रेज फॉल ऑन एन ऑब्जेक्ट सम हीट इज एब्सॉर्ब, कुछ हीट क्या कर लेंगे? वो एब्सॉर्ब कर लेंगे, अपने अंदर रख लेंगे, और कुछ हीट को क्या कर लेंगे? रिफ्लेक्ट कर लेंगे, और कुछ को ट्रांसमिट भी करते हैं। ओके, डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करता है? कलर पे डिपेंड करता है, और नेचर पे डिपेंड करता है। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, उसके अंदर का जो ऑब्जेक्ट है वो कैसे बंधा है, वो क्या प्रेफर करता है, हीट को एब्सॉर्ब करना या रिफ्लेक्ट करना। जैसे रफ सरफेस होते हैं ना, वो हीट को एब्सॉर्ब करना पसंद करते हैं, और जो पॉलिश सरफेस होते हैं ना, चिकने सरफेस जो चमकते हैं, वो हीट को रिफ्लेक्ट करना पसंद करते हैं। तो रिफ्लेक्ट करने की वजह से ही वो चमकने लगते हैं। ओके, डार्क एंड ब्लैक ऑब्जेक्ट एब्सॉर्ब मोर हीट। जो डार्क और ब्लैक ऑब्जेक्ट होते हैं ना, वो ज्यादा हीट क्या करते हैं? डार्क और ब्लैक ऑब्जेक्ट ज्यादा हीट एब्सॉर्ब करना पसंद करते हैं, और जो लाइट होते हैं, हल्के शाइनी ऑब्जेक्ट होते हैं, वो ज्यादा हीट को क्या करते हैं? रिफ्लेक्ट करते हैं। ठीक है, तो काले कलर में गर्मी ज्यादा क्यों होती है? क्योंकि काला कलर हीट का अच्छा एब्सॉर्प्शन होता है। इसी वजह से हमको काजल का काला टीका लगाया जाता है। क्यों लगाते हैं? क्योंकि उसके पीछे साइंस है, कोई अंधश्रद्धा नहीं है। तो हमारी मम्मी ये चाहती है कि काला टीका जितनी भी बुरी एनर्जी आ रही है किसी और से, उसको क्या कर लेता है? एब्सॉर्ब कर लेता है, तो हम नजर लगने से बच जाते हैं। ठीक है, कभी आपने देखा है कि आपने फेयर एंड लवली का व्हाइट टीका लगाया, नजर का टीका? नहीं, क्योंकि व्हाइट टीका क्या करेगा? उसको रिफ्लेक्ट करेगा, एब्सॉर्ब नहीं करेगा। समझ में आ रहा है? तो इसलिए नजर का टीका भी हमेशा क्या होता है? काले कलर का होता है, क्योंकि हमारी मम्मी चाहती है कि जो ब्लैक एनर्जी है, मतलब जो लोगों की बुरी नजर है, वो काला टीका बुरी नजर को एब्सॉर्ब कर ले। तो काला कलर एक अच्छा एब्सॉर्बर होता है, और सफेद कलर एक अच्छा रिफ्लेक्टर होता है। आगे बढ़ते हैं, देखो क्या बोल रहा है, लेट्स ट्राई दिस बैक। देखो बेटा क्या होता है, जब भी हम खाना पकाएंगे या कुछ चीजें करेंगे, चीजों को हीट करने की कोशिश करेंगे, तो हमारे पास दो ऑप्शन है। एक तो आप क्या करो,
ब्लैक टीन यूज करो या नॉर्मल टीन यूज करो। अगर आप नॉर्मल टीन यूज करोगे तो पानी उबलने में टाइम ले लेगा, लेकिन अगर आप ब्लैक कलर कोट करोगे, इस पे पूरा ब्लैक कलर कोट करोगे एंड फिर उसको गर्म करोगे तो जल्दी गर्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस पे आपने जो ब्लैक कलर कोट किया है ना, ये ब्लैक कलर हीट अच्छे से एब्सॉर्ब कर लेता है, तो यहां से जो गैस जला के हीट मिल रही है फटाफट इसमें जाएगी, क्योंकि ये गुड एब्सॉर्बर है और पानी जल्दी उबलने लगेगा। और अगर तुमने नॉर्मल टीन यूज किया तो वो ब्लैक टीन के जितना जल्दी हीट एब्सॉर्ब करेगा क्या? नहीं। नॉर्मल टीन भी अच्छा कंडक्टर है, लेकिन अगर ब्लैक कलर का रहा तो और ज्यादा जल्दी पानी गर्म हो जाएगा, क्योंकि ब्लैक कलर इज अ गुड एब्सॉर्बर। क्या बोल रहा है? व्हाई देयर इज डिफरेंस इन द टेम्परेचर ऑफ वाटर इनटू टू टीन्स? क्यों? क्योंकि देखो, द टीन पेंटेड विथ ब्लैक एब्सॉर्ब मोर हीट रेडिएशन। जो ब्लैक कलर से पेंट किया हुआ टीन है ना, वो ज्यादा हीट एब्सॉर्ब करेगा। देयरफॉर वाटर इन द ब्लैक टीन बिकम्स हॉटर। तो जो ब्लैक टीन में का पानी है वो ज्यादा गर्म हो जाएगा, और नॉर्मल जो शाइनी टीन होता है वो ज्यादा हीट रिफ्लेक्ट करेगा, ना कि एब्सॉर्ब करेगा। इसके कारण इसमें इतनी ज्यादा हीट नहीं होगी। तो कंक्लूजन ये निकला कि ब्लैक सरफेस आर गुड एब्सॉर्बर ऑफ हीट। जो ब्लैक सरफेस होता है वो अच्छे तरीके से हीट एब्सॉर्ब करता है, तभी तो जो ब्लैक टीन में हमने पानी गर्म किया वो पानी ज्यादा गर्म हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। गुड एंड बैड कंडक्टर ऑफ हीट। हमने क्या किया, एक कंटेनर लिया, कंटेनर में पानी को उबाला, ओके, इसमें उबलता हुआ पानी रख दिया, ओके, इसमें से उबलता हुआ पानी रख दिया, ये ऐसे भाप निकल रही है, इसमें हॉट वाटर रख दिया, और इस हॉट वाटर में हमने कुछ चीजें डाली, जैसे कि हमने स्टील का स्पून डाला, कॉपर का स्पून डाला, मेटल का डिवाइडर डाला, पेंसिल डाला, प्लास्टिक रूलर डाला, इसके अंदर सारे मटेरियल डाल दिए। अब एक एक मटेरियल निकाल के हम चेक कर रहे हैं कि कौन सा मटेरियल कितना गर्म हुआ। तो हमने क्या पाया कि जो स्पून था वो बहुत गर्म हो गया। क्यों गर्म हो गया? क्योंकि स्पून इज अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट, मेटल से बना है वो। और प्लास्टिक का स्पून होता तो अरे मेरे भाई गर्म नहीं होता फिर प्लास्टिक का स्पून। उसके बाद कॉपर डाला हमने, तो कॉपर बहुत ज्यादा गर्म हो गया। हमने अभी अभी एक्टिविटी की थी, कॉपर इज मोर कंडक्टर देन स्टील। सबसे अच्छा कॉपर है, 2 नंबर पे एल्यूमिनियम है, और सबसे बुरा तीनों में कौन है? स्टील है। तो स्टील के चमचे से ज्यादा कॉपर का चमचा ज्यादा गर्म हो जाएगा, क्योंकि कॉपर तो बहुत अच्छा कंडक्टर है। तभी तो वो जो हमने वैक्स लगाया था उस पे पिन फिक्स किए थे, तो सबसे पहले पिन्स किस रॉड के गिरे थे? कॉपर रॉड के गिरे थे, क्योंकि कॉपर एक अच्छा कंडक्टर है। उसके बाद मेटल हॉट हुआ था, ये भी। पेंसिल वार्म हुई, सिर्फ थोड़ी सी गर्म हुई। और प्लास्टिक का रूलर कुछ भी गर्म नहीं हुआ, क्योंकि प्लास्टिक इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। तो कंक्लूजन ये निकला कि गुड कंडक्टर ऑफ हीट कौन होते हैं? कॉपर होता है, स्टील होता है, मेटल्स होते हैं। और कॉपर तो बहुत अच्छा कंडक्टर है, इसी वजह से सारे जो बर्तन बने होते हैं वो कॉपर के होते हैं। और बैड कंडक्टर कौन है? प्लास्टिक, लकड़ी, रबर, ये सब बैड कंडक्टर है, तभी तो गर्म पानी में डालने के बावजूद भी वो गर्म नहीं हुए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, अ वंडर ऑफ साइंस बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनो। क्या होता है बेटा, दुनिया के कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो। अब ये थोड़ा सा आपको समझने के लिए हेवी जाएगा, लेकिन मेरे पे भरोसा रखना और चीजों को थोड़ा सा डाइजेस्ट करने की कोशिश करना। दुनिया का कोई भी ऑब्जेक्ट अपने अंदर से एक एनर्जी बाहर डाल रहा है, उसको कहते हैं रेडिएशन। तो सर हमने जब लाइट बंद कर दिया और देखा तो कुछ भी नहीं दिख रहा सर। तो बेटा वो इसलिए नहीं दिखता क्योंकि हमारी आंखें सारे रेडिएशंस को नहीं देख सकते। जैसे एक रेडिएशन का नाम बताता हूं मैं आपको, इंफ्रारेड रेडिएशन। इंफ्रारेड रेडिएशन भी लाइट की तरह ही एक एनर्जी है, लेकिन जब वो बॉडी से निकलती है तो हमारी आंखें उसको देख नहीं सकती। जैसे कि रिमोट होगा आपके घर में, रिमोट के आगे एक छोटी सी लाइट होती है जिसको एलईडी बोलते हैं। हम जब बटन प्रेस करते हैं तो वो एलईडी ऑन हो जाता है, लेकिन जब हम उसको नॉर्मल आईज से देखते हैं तो वो एलईडी ऑन नहीं दिखता। लेकिन अगर आप उसको मोबाइल का कैमरा ओपन करके उसके अंदर देखोगे ना तो वो चमकने लगेगा। समझ में आ रहा है? तो कुछ एनर्जी ऐसे होती है जो हमारी आंखें उस एनर्जी को देख नहीं सकती। तो ऐसी एनर्जी को एक स्पेशल कैमरा कैप्चर कर सकता है। इस कैमरे को बोलते हैं, इस कैमरे को बोलते हैं, कौन सा कैमरा भाई? इस कैमरे को बोलते हैं ये कैमरा, रेडिएशन कैमरा। ओके, ध्यान से सुनो क्या बोल रहा है। अ वंडर ऑफ साइंस, ये एक स्पेशल टाइप का कैमरा होता है जो अंधेरे में भी चीजों को मार्क कर सकता है। किस 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 प्रॉपर्टी से मार्क कर सकता है? मान लो मैं यहाँ की पूरी लाइट बंद कर दूं और कैमरे में मैं मेरी फोटो निकालूं तो पूरा अंधेरा आएगा, कुछ भी फोटो नहीं दिखाई देगी। लेकिन अगर मैं ये स्पेशल कैमरा से मेरी फोटो निकालूं, जो क्या करता है, किसी भी बॉडी से निकलने वाले रेडिएशन को डिटेक्ट कर लेता है, तो मेरी ऐसी फोटोग्राफ निकलेगी।
ये कैमरा क्या करेगा, बॉडी में से निकलने वाले हीट रेडिएशन को डिटेक्ट कर लेगा। जैसे ये देखो, ये एक वीडियो बना हुआ है, ये अंदर लोग भरे हैं, पूरा अंधेरा है अंदर, लेकिन मैंने ये इमेज कहां से ली है, इस कैमरे से ली है जो रेडिएशंस को डिटेक्ट करता है। तो कैमरे के अंदर से देखेंगे तो बॉडी से निकलने वाले रेडिएशंस मार्क कर लेंगे। ये देखो, दिमाग से बहुत सारे रेडिएशंस बाहर निकल रहे हैं, इस वजह से दिमाग के पैचेस कैसे आए हैं, रेड आए हैं। यहां से सर से बहुत सारे रेडिएशन बाहर निकल रहे हैं, तो इसके पैचेस कैसे आए, रेड आए हैं। मोरल ऑफ द स्टोरी इज, दुनिया के हर ऑब्जेक्ट अपने अंदर से कुछ ना कुछ हीट बाहर निकालते रहते हैं, जो हमारे नॉर्मल आंखों से दिखाई नहीं देते। अंधेरे में अगर हम फोटो लेने जाएंगे तो कुछ दिखाई नहीं देगा नॉर्मल कैमरे से, लेकिन अगर रेडिएशन कैमरा हम यूज करेंगे तो हमारे फोटोग्राफ्स ऐसे आ जाएंगे, जो क्या करते हैं, बॉडी से निकलने वाले रेडिएशन को डिटेक्ट करते हैं और उसको मार्क करते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा रडार होता है, मूवीज में दिखाते हैं ये जहाज हम पे हमला करने वाला है, तो रडार में भी ऐसी इमेजेस आती हैं। तो रडार के अंदर जो डिटेक्ट होता है वो भी क्या होता है, ऐसे ही बॉडी से निकलने वाले रेडिएशंस डिटेक्ट होते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनो, मैं पढ़ लेता हूं क्या लिखा है। क्या बोल रहा है, रेडिएशन ऑफ हीट टेक्स प्लेस फ्रॉम मेनी ऑब्जेक्ट। बहुत सारे दुनिया के ऐसे ऑब्जेक्ट है जिसमें से क्या होता है, कुछ ना कुछ रेडिएशंस कम ज्यादा निकलते रहते हैं। इन नेचर सच एज, ट्री से, पेड़ से रेडिएशंस निकलते हैं, माउंटेन से रेडिएशंस निकलते हैं, पत्थर से निकलते हैं, अलग अलग रोड से निकलते हैं। अ कैमरा हैज बीन डेवलप, एक ऐसा कैमरा बनाया गया विच यूज दिस रेडिएशन, जो इस रेडिएशन का यूज करता है टू मेक आवर सराउंडिंग विजिबल, जिसकी वजह से हमें हमारा सराउंडिंग अंधेरे में भी दिखाई देती है कुछ ऐसे। मतलब इस कैमरे में से, ये देखो, ये कैमरे में रेडिएशंस दिख रहे हैं, उन बॉडी से निकलने वाले रेडिएशंस दिख रहे हैं एट नाइट, अंधेरे में। इट इज कॉल्ड इंफ्रारेड कैमरा। इसको क्या बोलते हैं, इंफ्रारेड कैमरा। जो नॉर्मल आंखों से रेज हम नहीं देख सकते, वो कैमरे के अंदर से हम देख सकते हैं, इसको बोलते हैं इंफ्रारेड कैमरा। तो ये इंसान है, ये इंसान है, ठीक है। अब इस इंसान से क्या हो रहा है, रेडिएशंस निकल रहे हैं, यहां से ऐसे रेडिएशंस निकल रहे हैं, लेकिन नॉर्मल आंखों से ये दिखाई दे रहे हैं क्या, नहीं। लेकिन मैंने क्या किया, इंफ्रारेड कैमरे में से इसको देखा, तो मुझे इंसान नहीं दिखेगा, लेकिन उससे निकलने वाले रेडिएशंस तो दिखेंगे ना। तो कुछ इस तरह की उसकी इमेज दिखाई देगी, कुछ इस तरह की, तो उसको बोलते हैं इंफ्रारेड कैमरा। ओके, using this camera it is possible to keep a watch on the movements of the enemy during the night। तो इसी कैमरे के मदद से हम इसी ऐसे कैमरे लगा के जो हमारे दुश्मन हैं उन पे वॉच रख सकते हैं, इवन इन द नाइट, अंधेरे में भी हम उन पे वॉच रख सकते हैं। भले ही हमको पूरी क्लियर इमेज नहीं दिखाई देगी, लेकिन ऐसा उसका एक हाइपोथेटिकल, जो इंफ्रारेड रे निकल रहे हैं उसमें से, उसका तो एक व्यू मिल जाएगा, जिसके कारण हम ये डिटेक्ट कर सकते हैं कि अरे हाँ, यहाँ पे कोई तो आ रहा है। और उसके शेप से हम एग्जैक्ट बता सकते हैं कि वो इंसान है, पत्थर है, कोई मिसाइल है, या कोई माउंटेन है। ठीक है, तो इनमें से निकलने वाले इंफ्रारेड रेज को जो डिटेक्ट कर लेता है, ऐसे कैमरा को बोलते हैं इंफ्रारेड कैमरा। आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है, हीट ट्रांसफर विदाउट मीडियम इज कॉल्ड एज रेडिएशन। बिना मीडियम के जो हीट ट्रांसफर होती है उसको रेडिएशन कहते हैं। कन्वेक्शन ऑकर ड्यू टू डिफरेंस इन डेंसिटी, डेंसिटी के डिफरेंस की वजह से कन्वेक्शन होता है। ब्लैक ऑब्जेक्ट इज अ गुड एब्सॉर्बर ऑफ हीट, इसी वजह से समर सीजन में गर्म कपड़े पहन के जाओगे तो ज्यादा गर्मी होगी। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, मेटल हीट के अच्छे कंडक्टर होते हैं। प्लास्टिक और लकड़ी जो है वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, यहां चलते हैं। कंडक्शन ऑफ हीट, हीट का कंडक्शन, सब्सटेंस दैट अलोज हीट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड एज गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ऐसे मटेरियल जिससे हीट ट्रांसफर हो सकती है, पास हो सकती है, उसको बोलेंगे कंडक्टर्स। जैसे कि ये स्टील का बर्तन, ये अच्छा कंडक्टर है, और इसका हैंडल किसका बना है, प्लास्टिक का। क्यों बना है, क्योंकि हमारे हाथों को जलने से बचा के रखे। क्योंकि अगर ये भी स्टील का होता तो जब हम इस पे खाना पकाने के लिए इसको गर्म करते तो यहाँ की हीट इसमें जाती, इसकी हीट हैंडल में जाती, हैंडल से हीट हमारे बॉडी में जाती, तो हमारा हाथ तो जल जाता ना भाई। ये परवड़ेगा क्या आपको, नहीं। इसलिए जो हैंडल होते हैं, अगर ये हैंडल प्लास्टिक का नहीं होता तो मैं इसको कपड़े से पकड़ता, क्योंकि कपड़ा क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। या फिर मैं लकड़ी से पकड़ता, लकड़ी क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। ओके, तो गुड कंडक्टर कौन है, कॉपर है, आयरन है, स्टील है, एल्यूमिनियम है। इसमें सबसे अच्छा कौन है, कॉपर है। कॉपर के बाद कौन है, एल्यूमिनियम है, और एल्यूमिनियम के बाद आयरन और स्टील आते हैं। ओके, यूजेस क्या बोलता है, कुकिंग यूटेंसिल आर मेड ऑफ मेटल बिकॉज दे ट्रांसफर हीट क्विकली। जो खाना पकाने वाले बर्तन है वो मेटल से बने होते हैं, और मेनली किससे बने होते हैं, कॉपर से, क्योंकि कॉपर एक बहुत अच्छा कंडक्टर है हीट का। उसके बाद जो इंसुलेटर होते हैं, बैड कंडक्टर ऑफ हीट, जिसमें से हीट ट्रेवल नहीं होती, वो जल जाते हैं आखिर में, लेकिन अपने में से हीट जाने नहीं देते। जैसे कप किसके बने होते हैं, कप चाइना मिट्टी के बने होते हैं, क्योंकि चाइना मिट्टी बैड कंडक्टर होती है। अगर स्टील के कप में चाय पिएंगे तो हमारे हाथ भी जल जाएंगे, हमारे होठ भी जल जाएंगे, क्योंकि स्टील इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ओके, सब्सटेंस
that do not allows heat to pass through them, ऐसे सब्सटेंस जो अपने आप से हीट इजीली नहीं जाने देते, उसको क्या कहते हैं? बैड कंडक्टर ऑफ हीट। बेटा उसको क्या कहेंगे? बैड कंडक्टर ऑफ हीट, क्योंकि वो अपने आप में से हीट को पास होने नहीं देते, उनको कहा जाता है इंसुलेटर। जैसे लकड़ी हो गई, प्लास्टिक हो गई, कांच हो गया, ये सब क्या है? इंसुलेटर्स हैं। इसका यूज क्या है? हैंडल ऑफ कुकिंग यूटेंसिल्स। ये प्लास्टिक बैड कंडक्टर है, हीट जाने नहीं देना है, इसलिए उसको प्लास्टिक से बनाया है। कप हो गया, टम्बलर्स हो गए, ये सब किससे बने होते? बैड कंडक्टर से बने होते, ताकि हमारा हाथ भी ना जले और हमारे होठ भी ना जले। जैसे हम चाय पी रहे हैं, गर्म दूध पी रहे हैं, ये सब। ओके। और ये जो चाय है ये कांच के बर्तन में रखी गई है, ताकि हम उसको आसानी से ले पाए या उसको ट्रांसफर कर पाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रीजंस फॉर डिफरेंट कप, अभी अभी बताया मैंने, अगर स्टील के कप में गर्म चाय पियोगे और उसको डायरेक्ट हाथ लगाओगे तो बेटा आपके हाथ जल जाएंगे, क्योंकि चाय की हीट स्टील से होकर आपके बॉडी में चली जाएगी। लेकिन अगर आप इसको ऐसे चाइना मिट्टी के बने हुए बर्तन से यूज करोगे तो ये जो चाय के अंदर की हीट है इससे ट्रांसफर नहीं हो सकती, क्योंकि ये मटेरियल बैड कंडक्टर है, ये गुड कंडक्टर है। तो अगर आपको ऐसे मटेरियल को पकड़ना होगा तो आप दस्ती की मदद से, कपड़े के मदद से इसको पकड़ेंगे, क्योंकि कपड़ा बैड कंडक्टर होता है। व्हेन वी कैन होल्ड ग्लास और चाइना कप, कांच के या चाइना कप, ये ऐसे जो मटेरियल के होते हैं, फील्ड विथ हॉट टी इजीली, बिकॉज ग्लास और चाइना आर द बैड कंडक्टर ऑफ हीट। चाइनीज मिट्टी क्या होती है? बैड कंडक्टर ऑफ हीट होती है। लेकिन वी कैन नॉट होल्ड स्टील और कॉपर कप इजीली, लेकिन हम स्टील और कॉपर के बर्तन जिसमें गर्म चाय या दूध रखा है उसको आसानी से नहीं पकड़ सकते। क्यों? क्योंकि वो मेटल का बना है। मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड क्विकली ट्रांसफर हीट टू आवर हैंड्स, जिसके कारण हमारे हाथ जल जाएंगे, हाथ जल सकते हैं। इस वजह से ऐसे बर्तन को हम हाथ से नहीं पकड़ सकते, ऐसे को पकड़ सकते हैं क्योंकि ये जो मटेरियल है ये बैड कंडक्टर है हीट का, इसमें से हीट ट्रांसफर नहीं होती। यूज योर ब्रेन पावर, आपके पास अगर दिमाग है तो उसको यूज करके बताओ, ऐसे बोल रहा है। ओके। वाई डू वी यूज व्हाइट क्लॉथ इन समर? जो समर सीजन होता है, हॉट सीजन होता है, उसमें हम सफेद कपड़े पहनते हैं, क्योंकि सफेद कपड़े हीट को अच्छी तरीके से रिफ्लेक्ट कर देते हैं, जिसके कारण इसको हीट को हमारे बॉडी के अंदर नहीं जाने देते और हमारे बॉडी को ठंडा रखते हैं, और यही तो हम चाहते हैं। और क्या बोल रहा है? एंड डार्क क्लॉथ्स इन विंटर, और सर्दियों में हमें बॉडी के अंदर गर्माहट चाहिए तो हम काले कपड़े पहनते हैं, तो काले कपड़े पूरी हीट को एब्सॉर्ब कर लेंगे और हमारे बॉडी में भेज देंगे, तो गर्माहट बनी रहेगी। सिंपल है। क्या बोल रहा है? व्हाइट क्लॉथ इन समर, व्हाइट क्लॉथ रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द हीट एंड सनलाइट, तो सन से आने वाली ज्यादातर हीट व्हाइट कपड़े रिफ्लेक्ट कर देंगे, बिकॉज दे आर गुड रिफ्लेक्टर। लेस हीट इज एब्सॉर्ब, कम हीट एब्सॉर्ब रहेगी और हम ठंडा महसूस करेंगे, क्योंकि गर्मियों में हम क्या चाहते हैं? ठंडाहट में बनी रहे, फोकट में आपको ठंडी चीजें मिल जाएंगी, एसी की भी जरूरत नहीं है। डार्क और ब्लैक कलर इन विंटर, सर्दियों में आप क्या चाहते हो? सर गर्माहट चाहते हैं। ओके। तो रजाई में घुसे रहते हैं, सुबह जल्दी नहीं उठते, पढ़ाई नहीं करते। डार्क कलर्स एब्सॉर्ब मोर हीट, जो ब्लैक कलर होता है या डार्क कलर होता है उस पर गिरने वाली पूरी की पूरी हीट एब्सॉर्ब कर लेता है। दिस हेल्प्स टू कीप आवर बॉडी वार्म, और ये मदद करता है हमारे बॉडी को गर्म रखने के लिए। तो ये कारण होता है कि सर्दियों में हम सफेद कपड़े यूज करते हैं और गर्मियों में हम काले कपड़े यूज करते हैं, क्योंकि काला कपड़ा अच्छा गुड हीट एब्सॉर्बर होता है। अब ये एक बहुत अच्छी एक्टिविटी है। मैंने क्या किया, एक मेटल ब्लॉक ले लिया, स्पेरिकल बॉल ले लिया मेटल का, और इसको इस रिंग से पास किया, तो बेटा वो उससे पास हो गया। ठीक है। फिर मैंने क्या किया, ये जो रिंग थी इसको हटा दिया, रिंग को हटा के नीचे रख दिया, और ये जो स्पेरिकल बॉल था, मेटेलिक बॉल है, ये कैसा है? मेटल से बना है, मेटेलिक बॉल है। ओके। इस मेटेलिक बॉल को मैंने गर्म करना शुरू किया, गर्म करा 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 इसका टेम्परेचर बढ़ गया। अब जो गर्म हुआ मेटल बॉल था, फिर से इसको इसके अंदर से पास करने की कोशिश की, तो ये इससे पास नहीं हुआ। मतलब सर ये क्या हुआ, समझ में नहीं आया। पहले मैंने मेटल बॉल को रिंग से पास कराया तो इजीली पास हो गया उससे, फिर मैंने रिंग को हटा दिया, इसको गर्म करना शुरू किया, गर्म किया 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 किया, इसका टेम्परेचर बढ़ाया, फिर थोड़ी देर बाद उसी रिंग से इसको पास करने की कोशिश की, तो वो उससे पास नहीं हो पा रहा था। और फिर मैंने क्या किया, थोड़ी देर वैसे ही वेट किया, इसको ठंडा होने दिया, ठंडा होने दिया, फिर ट्राई किया तो फिर पास हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब मैं मेटल को हीट कर रहा हूं तो वो एक्सपांड हो रहा है, मेटल को जब मैं हीट कर रहा हूं तो वो एक्सपांड हो रहा है, और जब मैं मेटल को ठंडा कर रहा हूं तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। मेटल को हीट कर रहा हूं तो एक्सपांड हो रहा है, ठंडा कर रहा हूं तो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। तो बेटा मेटल्स गेट एक्सपांडेड व्हेन हीटेड एंड मेटल गेट्स कॉन्ट्रैक्ट व्हेन इट इज कूल्ड।
समझ में आ रहा है? ये इससे हमको पता चला। इसकी एक एक्टिविटी है, यहाँ चल के समझते हैं। ये देखो वही एक्टिविटी है। हमने पहले रिंग से मेटल बॉल को डाल के देखा तो वो पास हो रहा था, लेकिन जब हमने उसका टेम्परेचर बढ़ाया और फिर पास किया तो वो पास नहीं हो रहा था। आफ्टर हीटिंग द बॉल इज नॉट पासिंग थ्रू द रिंग, बिफोर हीटिंग इट वॉज पासिंग थ्रू द रिंग। क्यों? क्योंकि हीट करने की वजह से वो फूल गया, एक्सपांड हो गया। अब मैंने उसको थोड़ी देर वैसा रखा तो थोड़ी देर में बॉल क्या हो गया? ठंडा हो गया। ठंडा होने के बाद मैंने फिर से ट्राई किया तो वो उससे पास हो गया। मतलब मेटल को हीट करेंगे फूल जाएगा, ठंडा करेंगे कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। ओके, apparatus, एक मेटल रिंग लेना है, मेटल बॉल लेना है, बर्नर लेना है। क्या करना है? बॉल इज पास थ्रू द रिंग, बॉल को रिंग से पास करना है। बॉल इज हीटेड एंड चेक अगेन, पहले ठंडे बॉल को हमने पास किया तो रिंग से चला गया, लेकिन उसको हीट करके गर्म करके पास करने की कोशिश की तो उससे पास नहीं हो रहा था। बॉल इज कूल्ड एंड चेक, फिर बॉल को ठंडा करके जब पास किया तो फिर पास हो रहा था। तो क्या हुआ? बिफोर हीटिंग द बॉल, बॉल पासेस थ्रू द रिंग, हीट करने से पहले बॉल रिंग से पास हो रहा था। आफ्टर हीटिंग बॉल डज नॉट पास, गर्म करने के बाद बॉल रिंग से पास नहीं हुआ। आफ्टर कूलिंग, फिर उसको जब मैंने ठंडा किया तो फिर से पास हो गया। तो इससे कंक्लूजन ये निकला कि सॉलिड एक्सपांड होते हैं हीट करने पर और सॉलिड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, छोटे हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं ठंडा करने पर। मेटल्स हीट करने पर फूल जाते हैं और ठंडा करने पर सिकुड़ जाते हैं। ओके, सिंपल। आगे बढ़ते हैं। ये देखो, यूज योर ब्रेन पावर। बेटा जब भी आप ट्रेन के पटरी पे चले जाओगे तो दो रेल्स के बीच ऐसा थोड़ा सा गैप देखोगे, जैसे यहाँ पे इन्होंने गिन के बताया 2 उंगली का गैप होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बेटा अगर ऐसा गैप नहीं रखेंगे, इसको चिपका के रखेंगे, तो समर सीजन में जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो ये क्या करते हैं, ये मेटालिक रॉड, ये आयरन के बने हैं ना, ये आयरन के बने हैं, तो ये क्या करेंगे? एक्सपांड हो जाएंगे। एक्सपांड हो जाएंगे और इनको जगह नहीं मिलेगी तो बेटा फिर तो ये बेंड हो जाएंगे। जैसे देखो क्या हो रहा है, ये दोनों चीजें मैंने इसमें गैप नहीं रखा, ऐसे रखा, और ये दोनों चीजों की, ये जैसे यहाँ पे गैप रखा मैंने, ऐसे गैप नहीं रखा, दोनों को चिपका के रखा। अब टेम्परेचर बढ़ने से इसकी भी लेंथ बढ़ रही है, इसकी भी लेंथ बढ़ रही है, क्योंकि मेटल्स हीट होने पे एक्सपांड होते हैं। तो बेटा दोनों एक्सपांड हो रहे हैं तो दोनों जगह नहीं है उनके पास, एक्सपांड हो रहे हैं, तो एक्सपांड हो रहे हैं तो उनके एक्सपांड होने के लिए जगह भी चाहिए। अगर जगह नहीं है तो ये ऐसे बेंड हो जाएगा, ऐसे टेढ़ा हो जाएगा। तो ट्रेन की पटरी जो है वो टेढ़ी हो जाएगी, टूट भी सकती है। तो इसलिए जगह रखी जाती है कि अगर टेम्परेचर इतना बढ़ गया जो इसको एक्सपांड करवा रहा है, तो एक्सपांड होने के लिए थोड़ी सी आगे जगह हो और एक्सपांशन की वजह से ये एक दूसरे को चिपक के ऐसे टूट ना जाए। इसके कारण ये जो रेलवे ट्रैक होते हैं दोनों के बीच में क्या रखा जाता है? गैप रखा जाता है। सेम कहानी ब्रिजेस में भी होती है। ब्रिजेस भी हीट करने के बाद एक्सपांड होते हैं। 2 ब्रिज जब रखे जाएंगे ऐसे तो दोनों में थोड़ा सा गैप रखा जाएगा ताकि एक्सपांड भी हो तो थोड़ा सा आगे सरकने के लिए उनके पास जगह हो। अगर जगह नहीं होगी तो ब्रिज एक दूसरे को चिपक के ऐसे उसके अंदर क्रैक्स आ जाएंगे, ब्रिज गिर भी सकते हैं। तो इसी कारण इन दोनों के बीच में क्या रखा जाता है? गैप्स रखा जाता है। तो सवाल ये है कि भाई वाई is there gap at the joints of the rails and cement concrete bridges? सीमेंट कॉन्क्रीट के ब्रिज और रेल्स में ऐसे गैप क्यों रखते हैं? क्यों? क्योंकि रेल्स एंड ब्रिज एक्सपांड ऑन हीटिंग। ये मेटल है, हीट करने पर एक्सपांड हो जाते हैं। तो अगर जगह नहीं रखी तो एक्सपांड होने के लिए जगह नहीं रही तो ऐसे दोनों चिपक के एक दूसरे को क्रैक कर देंगे, टूट जाएंगे। और अगर जगह है तो एक्सपांड होने के लिए जगह है, जब कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो कम हो जाएंगे, एक्सपांड होंगे तो बढ़ जाएंगे। ऐसे करके इसको फ्लेक्सिबिलिटी के लिए गैप रखा जाता है। गैप प्रिवेंट बेंडिंग, गैप के कारण इसमें बेंडिंग नहीं होती। अगर दोनों को चिपका के रखेंगे, एक्सपांड कर गए तो जगह तो है नहीं एक्सपांशन के लिए, तो ये बेंड हो जाएगा, इस साइड क्या हो जाएगा? ऐसा बेंड हो जाएगा। तो बेंडिंग ना हो, क्रैकिंग ना हो, डैमेज ना हो, इसके कारण इसमें जगह रखी जाती है। अब जगह है, एक्सपांड हो रहे हैं तो आगे चला जाएगा, ठंडा हो गया फिर कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो इसमें थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी रखने के लिए इसमें जगह रखी जाती है। आई होप आप समझ पा रहे हो। अगर जगह नहीं रखी तो क्रैक हो जाएगा। ओके, यहां देखो क्या बोल रहा है। एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लिक्विड ऑन हीट, बहुत सिंपल है। हमने एक कंटेनर ले लिया, कोनिकल फ्लास्क ले लिया, इसमें पानी रखा, इसमें एक हॉलो ग्लास की ट्यूब रखी और इसमें थर्मोमीटर रखा। थर्मोमीटर टेम्परेचर गिनने के काम आएगा। ये सब स्टैंड पे रखा है तामझाम और इसको हम हीट कर रहे हैं। तो हमने ये देखा जब हम इसको गर्म कर रहे थे तो ये जो ग्लास की ट्यूब थी इसमें का लिक्विड का लेवल ऊपर ऊपर जा रहा था, टेम्परेचर का पारा भी ऊपर ऊपर जा रहा था। जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे लिक्विड ऊपर जा रहा है और जैसे टेम्परेचर घट रहा है वैसे लिक्विड नीचे आ रहा है। तो इससे हमने क्या ऑब्जर्व किया कि टेम्परेचर बढ़ने पर जैसे सॉलिड एक्सपांड कर रहा था वैसे लिक्विड भी क्या करेगा? एक्सपांड करेगा। और टेम्परेचर कम करने पर जैसे सॉलिड कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था वैसे लिक्विड भी क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट। एक्सपांड हो रहा था तभी तो ग्लास ट्यूब में लिक्विड का लेवल किधर गया? ऊपर। और जब हमने इसको बर्नर बर्न करके
के ठंडा किया तो लिक्विड का लेवल क्या हो गया, नीचे आ गया। तो टेम्परेचर बढ़ा कि घटा, इसके लिए हमारे पास क्या है, थर्मोमीटर है। ये अगर रीडिंग ऊपर दिखाएगा मतलब टेम्परेचर ज्यादा, तो लेवल ऑफ लिक्विड इन ग्लास ट्यूब राइजेस अपवर्ड, और ये जब ठंडा हो रहा था तो लिक्विड का लेवल किधर आ रहा था, नीचे आ रहा था। ठीक है, क्या बोल रहा, ऑब्जर्वेशन ऑन हीटिंग वाटर लेवल इन अ ग्लास ट्यूब राइजेस। बेटा जब हम इसको गर्म कर रहे थे तो लिक्विड का लेवल किधर जा रहा था, ऊपर जा रहा था, और जब हम इसको ठंडा कर रहे थे तो लिक्विड का लेवल किधर आ रहा था, नीचे आ रहा था। ओके, तो इससे कंक्लूजन ये निकला कि लिक्विड एक्सपांड होते हैं हीट करने पर और कॉन्ट्रैक्ट होते हैं कूल करने पर। जैसे मेटल एक्सपांड होते हैं हीट करने पर, ऐसे लिक्विड भी एक्सपांड होते हैं हीट करने पर और कॉन्ट्रैक्ट होते हैं कूल करने पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये बहुत ही बेहतरीन एक्टिविटी है। क्या है बेटा, एक दो ग्लास के हमारे पास जार्स हैं, दो ग्लास के बॉटल्स हैं, एक में ठंडा पानी रखा है, तभी तो इसके बाजू में क्या हो गया, सारा वाटर वेपर्स जमा हो गया। ठंडा पानी है और एक में गर्म पानी है, दोनों के नेक पे हमने बलून्स लगा दिए। तो हमने ये देखा जो गर्म पानी था उसमें से बलून्स, गर्म पानी में से गैस निकल के जो बलून है वो फूल गया, लेकिन ठंडे पानी का बलून इतना नहीं फूला। तो इससे क्या समझ में आया हमको कि जो ठंडा पानी है वो कॉन्ट्रैक्टेड रहता है और जो गर्म पानी है वो हमेशा क्या करता है, एक्सपांड करता है। सेम एक्टिविटी यहाँ पे हो रही है। ये जार में ना बेटा हमने पानी रख दिया, उसको उसके नेक पे बलून लगा के हम इसको गर्म करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। तो बलून की तरफ ध्यान देना, बलून ना बेटा फूलता हुआ जा रहा है। क्यों, क्योंकि पानी गर्म होने से एक्सपांड हो रहा है, फैल रहा है, और उसके फैलने के कारण ये बलून भी क्या हो रहा है, फैल रहा है। और जैसे ही हमने पानी को ठंडा कर दिया तो पानी कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तो बलून इतना फूला क्या, नहीं फूला। समझ में आ रहा है आपके? तो ये दर्शाता है कि पानी गर्म करने पे एक्सपांड होता है। तो इसी तरह कोई भी लिक्विड हीट करने पे क्या होता है, एक्सपांड होता है। ये ठंडा पानी था, ये गर्म पानी था, तो गर्म पानी एक्सपांड होकर बलून को फुला दिया उसने, और ठंडे पानी ने इतना नहीं फुलाया। यहाँ तो मैं GIF फाइल से आपको दिखा रहा हूँ, नीचे पानी गर्म हो रहा है, उबल रहा है, तो एक्सपांड हो रहा है, इसके कारण बलून भी फूलता हुआ जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, बलून फिटेड ऑन द बॉटल इनफ्लेट इन हॉट वाटर। तो गर्म पानी के ऊपर जो बलून लगाया गया है वो फूल जाएगा, क्योंकि गर्म पानी एक्सपांड कराएगा। बलून श्रिंक व्हेन द बॉटल इज कूल्ड। अगर हमने बॉटल को ठंडा कर दिया तो बलून श्रिंक हो गया, क्योंकि जब पानी ठंडा होगा तो उसका टेम्परेचर कम होगा, तो ऐसा पानी क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट, और गर्म पानी एक्सपांड होता है। तो इससे यह पता चला कि जैसे सॉलिड एक्सपांड होते हैं हीट करने से, लिक्विड एक्सपांड होते हैं हीट करने से, वैसे गैस भी एक्सपांड होते हैं हीट करने से, और गैस कॉन्ट्रैक्ट होते हैं कूल करने से। क्योंकि बलून में हवा भर रही है मतलब गैस एक्सपांड हो रहा है। तो गर्म पानी के ऊपर जो एयर है वो एक्सपांड कर गई, और ठंडे पानी के ऊपर जो एयर है वो कॉन्ट्रैक्ट कर गई। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये देखा कि सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों एक्सपांड कर जाते हैं हीटिंग पे, और सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं ऑन कूलिंग पे। ओके, आगे चलते हैं, यहाँ चलते हैं। क्या बोल रहा है, कितना टाइम हो गया? अच्छा, 1 घंटा 10 मिनट। अभी बहुत सारी चीज़ें बाकी है, कोई टेंशन नहीं। लगभग 40 मिनट तो यहाँ से लगना ही लगना है मेरे हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं है। फटाफट फटाफट इसको निपटा देंगे, बस बैटरी डेड ना हो जाए, नहीं तो बहुत वांदे हो जाएंगे, डबल से शूट करना पड़ेगा। एक बात बताओ, मान लो आपको पानी ठंडा रखना है, आप नॉर्मल बॉटल लेके जाते हो, गर्मियों में आपके बॉटल में का पानी गर्म हो जाता है, सर्दियों में आपके बॉटल में का पानी ठंडा हो जाता है। अगर आप ये चाहते हो कि पानी ठंडा या गर्म एटमॉस्फेयर के हिसाब से ना हो, तो आप एक स्पेशल महंगे वाली बॉटल लेके आते हो जिसको बोलते हैं थर्मास फ्लास्क। तो ये थर्मास फ्लास्क इस ग्रेट साइंटिस्ट ने बनाया था जो आज तक यूज होता है। इनका नाम है सर जेम्स डीवर। सर जेम्स डीवर वॉज स्कॉटिश साइंटिस्ट, स्कॉटलैंड के थे। ही मेड अ फर्स्ट थर्मास फ्लास्क। इन्होंने पहला थर्मास फ्लास्क बनाया 1892 में। दैट इज वाई दिस इज ऑल्सो कॉल्ड डीवर फ्लास्क। थर्मास फ्लास्क का दूसरा नाम क्या है, डीवर फ्लास्क, क्योंकि इन्होंने बनाया था। डीवर, स्कॉटिश साइंटिस्ट डीवर ने बनाया था, इस वजह से इसको डीवर फ्लास्क भी बोलते हैं या थर्मास फ्लास्क भी बोलते हैं। इवन टुडे अ डीवर फ्लास्क इज यूज फॉर कीपिंग सब्सटेंस कोल्ड और हॉट। क्योंकि ये जो फ्लास्क बना होता है ये ना तो इस बॉटल के अंदर के हीट को बाहर जाने देता है, ना ही बाहर के हीट को अंदर आने देता है। तो इसीलिए इसको डीवर फ्लास्क या थर्मास फ्लास्क बोलते हैं। देखो ये कुछ ऐसे बना होता है थर्मास फ्लास्क, आपने देखा है ऐसा थर्मास फ्लास्क? तो इसमें क्या होता है, सिल्वर्ड सरफेस ऑफ द ग्लास होता है। अंदर जो बॉटल होती है वो सिल्वर कलर की होती है, और सिल्वर कलर की जो
ग्लास बॉटल होती है ये रेडिएशंस नहीं होने देती, रेडिएशन को ब्लॉक करती है, जिसके कारण हीट ना बाहर जाएगी ना अंदर आएगी। दोनों सरफेस के बीच में क्या लगा होता है, स्प्रिंग, और बाहर से क्या होता है, प्लास्टिक की जार होती है। मतलब बाहर का जो जार है वो किसका है, प्लास्टिक का है, और अंदर का जो बॉटल है वो किसकी है, सिल्वर कलर की मेटेलिक बॉटल है, सिल्वर कलर की मेटेलिक बॉटल है। और दो बॉटल के बीच में इन्होंने स्प्रिंग लगा दी, और इसके बीच में जो है वो वैक्यूम है, वैक्यूम। वैक्यूम मतलब कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी नहीं है तो इससे क्या हो जाएगा, अंदर की हीट ना बाहर आएगी, बाहर की हीट ना अंदर जाएगी। किन दो प्रोसेस की वजह से, कंडक्शन और कन्वेक्शन। क्यों बेटा, क्योंकि कंडक्शन और कन्वेक्शन को क्या चाहिए होता है, मीडियम। तो यहां पे मीडियम है क्या, नहीं, तो मीडियम ही नहीं है, मतलब अंदर की हीट ना बाहर आ सकती है ना बाहर की हीट अंदर जा सकती है। किसकी वजह से, कंडक्शन और कन्वेक्शन की वजह से। अब आप बोलेंगे सर रेडिएशन तो हो सकता है, तो उसका जुगाड़ हमने क्या किया, यहां पे रख दी हमने सिल्वर कलर की बॉटल। तो ये जो सिल्वर कलर की पॉलिश बॉटल होती है ये रेडिएशन को भी अंदर नहीं जाने देगी, अंदर के रेडिएशन को बाहर नहीं आने देगी। तो कंडक्शन और कन्वेक्शन का क्या जुगाड़ लगाया, दो प्लेट के बीच में, दो बॉटल के बीच में हमने वैक्यूम बना दिया, और वैक्यूम है मतलब कुछ मीडियम ही नहीं है। और याद रख करो, कंडक्शन और कन्वेक्शन को क्या चाहिए होता है, मीडियम। बिना मीडियम के ना कंडक्शन होता है ना कन्वेक्शन होता है। तो यहां से हमने मीडियम हटा दिया, तो मीडियम हटा दिया तो हीट तो कंडक्शन और कन्वेक्शन से बाहर जाने से रही। अब बचा कौन, रेडिएशन। तो रेडिएशन के लिए हमने ये जो बॉटल है इसको क्या कर दिया, सिल्वर कलर कर दिया। तो सिल्वर कलर रेडिएशन भी नहीं होने देगा। तो एक जगह से दूसरे जगह हीट जाने के तीन वेज थे, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, तीनों हमने ब्लॉक कर दिए। तो ना ही हीट बाहर से अंदर जाएगी ना अंदर से बाहर आएगी। अब हीट ही जाएगी नहीं ना आएगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा भी नहीं और कम भी नहीं होगा। तो अंदर अगर आपने गर्म चीज रखी है तो वो गर्म ही रहेगी, अगर अंदर आपने ठंडी चीज रखी है तो वो ठंडी ही रहेगी। ठीक है, अंदर क्या रखा आपने, हॉट और कोल्ड ऑब्जेक्ट रखा, और स्पॉन्जेस रख दिए, यहाँ पे स्पॉन्जेस रख दिए। ठीक है, अच्छा क्या बोल रहा है समझते हैं। थर्मास फ्लास्क और डीवर फ्लास्क, डीवर ने डिस्कवर किया था इसलिए डीवर फ्लास्क। थर्मास फ्लास्क इज डबल वॉल्ड कंटेनर, दो वॉल होते हैं, बाहर का मेटल या प्लास्टिक जार, अंदर का सिल्वर कलर मेटल जार होता है। द स्पेस बिटवीन वॉल इज वैक्यूम, दो वॉल के बीच में क्या होता है बेटा, ये सब वैक्यूम होता है, और वैक्यूम के कारण हीट लॉस नहीं होगी। किसके किसके वजह से, कंडक्शन और कन्वेक्शन, क्योंकि मीडियम ही नहीं है तो कंडक्शन कन्वेक्शन नहीं होगा। इनर सरफेस इज सिल्वर्ड, अंदर का सरफेस सिल्वर किया जाता है जिसके कारण रेडिएशन भी नहीं होता। तो तीनों जो रास्ते हैं हीट लेन देन के वो तीनों हमने बंद कर दिए। वर्किंग, वैक्यूम क्या प्रिवेंट करता है, हीट ट्रांसफर बाय कंडक्शन एंड कन्वेक्शन। क्यों, क्योंकि कंडक्शन और कन्वेक्शन के लिए चाहिए होता है मीडियम। अब आपने मीडियम नहीं हटा दिया तो काय का कंडक्शन और काय का कन्वेक्शन। फिर उसके बाद सिल्वर सरफेस रिड्यूस लॉस ऑफ हीट बाय रेडिएशन, और सिल्वर सरफेस क्या करता है, रेडिएशन से होने वाला लॉस करता है। अब एक बात बताओ, हीट एक्सचेंज किससे हो सकती है, या तो कंडक्शन, या तो कन्वेक्शन, या तो रेडिएशन। वैक्यूम करके हमने दो रास्ते ब्लॉक कर दिए, और सिल्वर करके हमने तीसरा रास्ता भी कम से कम कर दिया। उसके बाद हेंस हीट रिटेन्ड इनसाइड फॉर लॉन्ग टाइम, तो इसके लिए इसके अंदर हीट ज्यादा देर तक रह सकती है। सम हीट इज लॉस्ट थ्रू द लीड, कुछ हीट ढक्कन से निकल जाएगी एंड आउटर वॉल से निकल जाएगी, सो टेम्परेचर स्लोली चेंजेस। तो क्या 4-4 दिन थोड़ी अंदर का गर्म सूप गर्म रहेगा, एक मतलब नॉर्मल बॉटल से ज्यादा देर तक ये ठंडा रह सकता है। ठीक है, तो हमने तीन तरीके से होने वाले लॉस अवॉइड कर दिए, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। वैक्यूम कंडक्शन कन्वेक्शन उड़ा देगा, और सिल्वर कलर की जो बॉटल है वो रेडिएशन भी स्लो कर देगा। ओके, आगे बढ़ते हैं, यहां चलते हैं। वाई मर्क्यूरी और अल्कोहल आर यूज इन थर्मोमीटर। देखो थर्मोमीटर क्या होता है, थर्मोमीटर एक ग्लास की ट्यूब होती है ऐसे, ठीक है, और इस पे लिखे होते हैं रीडिंग्स, इस पे लिखे होते हैं रीडिंग्स। ठीक है, सबसे नीचे लिखा होता है मान लो 0 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे मर्क्यूरी रखा होता है। मर्क्यूरी एक ऐसा मटेरियल होता है जो हीट करने पे एक्सपांड होता है और कूल करने पे कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो यहाँ पे एक छोटा सा बल्ब होता है, ये बल्ब क्या करेंगे हम हॉट वाटर में रख देंगे, हॉट वाटर में रख देंगे तो वाटर क्या करेगा, अपनी हीट इसको देगा। कब तक देगा, जब तक वाटर और इसका टेम्परेचर क्या नहीं हो जाता, सेम।
तो होगा ये, यहां रखा हुआ मर्क्यूरी एक्सपांड करेगा, एक्सपांड करके किधर जाएगा, ऊपर ऊपर जाएगा। अब जितना ज्यादा इसका टेम्परेचर होगा उतना ज्यादा ये हीट इसको देगा, जितनी ज्यादा हीट मर्क्यूरी को मिलेगी उतना ज्यादा ये एक्सपांड करेगा और उतने ऊपर तक जाएगा। तो जहां जाके ये रुकेगा दैट विल बी द टेम्परेचर ऑफ दिस वाटर। सिंपल। इस तरह से जो डिवाइस टेम्परेचर गिनने के लिए यूज होता है इसको बोला जाता है थर्मोमीटर। अब सवाल ये आता है कि सर आप थर्मोमीटर में मर्क्यूरी ही क्यों यूज कर रहे हो? तो दो तीन कारण है। पहला कारण, मर्क्यूरी सफेद होता है, इस वजह से इसका एक्सपांशन हम क्लियरली देख सकते हैं। दूसरा, मर्क्यूरी का जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत कम और बहुत ज्यादा होता है, इस वजह से हम बहुत कम और बहुत ज्यादा टेम्परेचर गिन सकते हैं। जैसे लाइन टू लाइन समझाते हैं, ध्यान से सुनो क्या बोल रहा है। मर्क्यूरी इज यूज्ड इन थर्मोमीटर बिकॉज, मर्क्यूरी को थर्मोमीटर में यूज करते हैं क्योंकि देयर इज मच डिफरेंस इन द वैल्यू ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मर्क्यूरी। फ्रीजिंग पॉइंट मतलब जिस टेम्परेचर पे, अच्छा मर्क्यूरी क्या होता है, लिक्विड, ठंडा करते जाएंगे तो एक टेम्परेचर पे सॉलिड बन जाएगा, गर्म करते जाएंगे तो एक टेम्परेचर पे स्टीम बन जाएगा। जैसे पानी, पानी क्या होता है, लिक्विड, ठंडा करते जाओ 0 पे बर्फ बन जाता, गर्म करते जाओ 100 पे भाप बन जाती। तो 0 को क्या बोलते, फ्रीजिंग पॉइंट, 100 को क्या बोलते, बॉइलिंग पॉइंट। तो अगर मैं पानी यूज करता तो 0 से 100 तक का ही टेम्परेचर गिन सकता, लेकिन मर्क्यूरी का जो फ्रीजिंग पॉइंट है 0 से बहुत कम होता है और बॉइलिंग पॉइंट 100 से बहुत ज्यादा होता है। तो 100 से ज्यादा टेम्परेचर मैं गिन पाऊं इसलिए पानी के जगह मर्क्यूरी यूज करता हूं, और 0 से कम टेम्परेचर भी गिन पाऊं इसलिए पानी के जगह में मर्क्यूरी यूज करता हूं। ओके, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ मर्क्यूरी देखो -39 डिग्री सेल्सियस, मतलब -39 डिग्री सेल्सियस तक मर्क्यूरी लिक्विड रहेगा। उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट 357 डिग्री सेल्सियस, रट लेना इसको, काम आएगा आगे। अब पानी यूज करता तो कहां से कहां तक गिन पाता, 0 से 100 तक, क्योंकि 100 पे तो भाप बन जाती, उसकी तो भाप दिखाई देती क्या, फिर नहीं दिखाई देती। तो मर्क्यूरी यूज करने से मैं -39 से 357 तक टेम्परेचर गिन सकता हूं। अच्छा, उसके बाद बीइंग शाइनी, शाइनी चमकता है ना मर्क्यूरी, मर्क्यूरी कैन बी इमीडिएटली सीन, मर्क्यूरी को हम तुरंत देख सकते हैं कहां तक गया कहां तक नहीं गया। मर्क्यूरी डज नॉट स्टिक टू द ग्लास वॉल, और ये भी एक प्रॉपर्टी है, पानी ग्लास से चिपक जाएगा, मर्क्यूरी ग्लास से बिल्कुल नहीं चिपकेगा। ओके, हम 12th में जाके पढ़ेंगे, 3 तरह के लिक्विड होते हैं, एक जो सॉलिड को पूरी तरह से भिगोते हैं, एक थोड़ा भिगोते हैं, एक बिल्कुल नहीं भिगोते। तो मर्क्यूरी तीसरे टाइप का है जो सॉलिड को बिल्कुल नहीं चिपकता, बिल्कुल नहीं भिगोता। ओके, द एक्सपांशन ऑफ मर्क्यूरी इज यूनिफॉर्म एंड रेगुलर, एक्सपांशन जो है यूनिफॉर्म है और रेगुलर है, मतलब 10 से 15 तक जितना एक्सपांड होता है 15 से 20 तक उतना ही एक्सपांड होता है, 20 से 25 तक उतना ही एक्सपांड होता है। इट्स कांस्टेंट एंड परमानेंट, ये कांस्टेंट होता है और परमानेंट होता है, ठीक है, बदलता नहीं है। अच्छा, अल्कोहल थर्मोमीटर कहां यूज होते हैं, क्या कर सकते हैं, देखो हम पानी से 0 से कम टेम्परेचर नहीं गिन सकते, वैसे मर्क्यूरी से -39 से कम टेम्परेचर नहीं गिन सकते, तो ऐसे जगह कौन काम आएंगे, अल्कोहल थर्मोमीटर, क्योंकि अल्कोहल का फ्रीजिंग पॉइंट इससे भी कम होता है, अल्कोहल का फ्रीजिंग पॉइंट इससे भी कम होता है। क्या बोल रहा है, अल्कोहल थर्मोमीटर्स आर यूज इफ टेम्परेचर इवन लेसर देन -39 डिग्री सेल्सियस। क्यों, क्योंकि 39 से कम पे तो मर्क्यूरी सॉलिड हो जाएगा, फिर सॉलिड होने के बाद मूव कैसे करेगा, वो मूव नहीं करेगा। तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, अल्कोहल यूज करेंगे, क्योंकि अल्कोहल का फ्रीजिंग पॉइंट होता है -115 डिग्री सेल्सियस। बाप रे, मतलब कितना कम होगा। तो लोअर टेम्परेचर गिनने के लिए कौन सा थर्मोमीटर यूज करेंगे, अल्कोहल थर्मोमीटर, क्योंकि अल्कोहल थर्मोमीटर का फ्रीजिंग पॉइंट, अल्कोहल का फ्रीजिंग पॉइंट -115 डिग्री सेल्सियस होता है, मतलब -60 -70 डिग्री सेल्सियस पे भी अल्कोहल क्या रहेगा, लिक्विड रहेगा, whereas मर्क्यूरी -39 पे फ्रीज हो जाएगा। देयरफॉर लोअर टेम्परेचर गिनने के लिए हम क्या यूज करेंगे, अल्कोहल थर्मोमीटर। सिंपल, आगे चलते, फाइंड आउट द आंसर्स। क्या, व्हाट इज मीन बाय थर्मोवेयर, थर्मोवेयर मतलब जिसमें ये ऐसे डब्बा होता है ना हमारे घर पे, या किसी रईस रिश्तेदार के घर पे चले जाते हैं हम, तो उनके पास ऐसे डब्बे में रोटियां रखी होती है, जो डब्बा खोलती है उसमें से भाप निकलती है, गर्म रहती है, या जो पानी का डब्बा होता है जिसमें ठंडा पानी दिन भर ठंडा रहता है, तो ये एक तरह के थर्मस फ्लास्क ही हैं। अंदर एक कंटेनर होता है, बाहर प्लास्टिक का कंटेनर होता है, दोनों के बीच में वैक्यूम होता है, जिसके कारण अंदर की हीट बाहर और बाहर की हीट अंदर नहीं जा सकती कंडक्शन और कन्वेक्शन से। तो ऐसे जो बर्तन बने होते हैं जिसमें
जिसमें गर्म चीजें बहुत देर तक गर्म रहती है और ठंडी चीजें बहुत देर तक ठंडी रहती है। क्यों? क्योंकि बाहर की हीट अंदर नहीं जा सकती, अंदर की हीट बाहर नहीं आ सकती। ऐसे बर्तन को बोलते हैं थर्मोवेयर। यूटेंसिल दैट रिड्यूस हीट ट्रांसफर, ऐसे बर्तन जो हीट का ट्रांसफर रिड्यूस करते हैं और कीप द हॉट फूड हॉट एंड कोल्ड फॉर लॉन्ग टाइम आर कॉल्ड एज थर्मोवेयर। तो ऐसे बर्तनों को क्या कहा जाएगा बेटा? थर्मोवेयर कहा जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो ये देखते हैं क्या हो रहा है। अच्छा हो गया भाई टॉपिक। चलो फटाफट मैं एक्सरसाइज उड़ा देता हूं और फिर उसके बाद एमसीक्यूज भी कर लेंगे, स्पीड में करेंगे थोड़ा सा। क्या बोल रहा है? मैक्सिमम हीट इज एब्सॉर्ब बाय अ ब्लैक कलर ऑब्जेक्ट। कौन सा बेटा? ब्लैक कलर ऑब्जेक्ट। ओके। डेट डैश ऑफ हीट डज नॉट रिक्वायर मीडियम, रेडिएशन के लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती, कंडक्शन और कन्वेक्शन के लिए मीडियम की जरूरत होती है। तीसरा, कंडक्शन ऑफ हीट टेक्स प्लेस थ्रू डेट डैश सब्सटेंस, सॉलिड। कंडक्शन किस में होता है? गुड कंडक्टर और सॉलिड में से होता है। द शाइनी सरफेस इन द थर्मास फ्लास्क डिक्रीज द आउटगोइंग हीट बाय रेडिएशन, शाइनी सरफेस की वजह से रिफ्लेक्शन नहीं होता, सॉरी रिफ्लेक्शन से हीट बचती है और रेडिएशन की भी हीट कम होती है। कुकिंग यूटिलिटीज आर मेड फ्रॉम द मेटल्स ड्यू टू देयर प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्शन, मेटल से बने होते हैं क्योंकि मेटल्स आर गुड कंडक्टर। द अर्थ रिसीव्स हीट फ्रॉम सन बाय रेडिएशन, क्योंकि मीडियम नहीं होता फिर भी हीट मिल रही है तो किससे मिलती है? रेडिएशन से। आगे बढ़ते हैं। फाइंड ऑड मैन आउट। कॉपर बहुत अच्छा कंडक्टर है, सिल्वर भी कंडक्टर है, आयरन भी कंडक्टर है, लकड़ी अच्छा कंडक्टर नहीं है, तो बाहर कौन आ गया? लकड़ी। टी कप, प्लास्टिक टम्बलर, सिल्वर वेस, ग्लास टम्बलर। तो बेटा याद रखो इसमें से ये इंसुलेटर है, ये भी इंसुलेटर है, सिल्वर कंडक्टर है, ये इंसुलेटर है, तो बाहर कौन आ जाएगा? सिल्वर वेस। कंडक्शन, कन्वेक्शन, एक्सपांशन, रेडिएशन। कंडक्शन हीट ट्रांसफर, कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर, रेडिएशन हीट ट्रांसफर, एक्सपांशन हीट ट्रांसफर नहीं है, तो एक्सपांशन बाहर आ जाएगा। राइट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। माइका इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट, गलत। माइका गुड कंडक्टर नहीं है, मेटल्स गुड कंडक्टर होते हैं। माइका इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। प्लास्टिक इज बैड कंडक्टर ऑफ हीट, बिल्कुल सही है, प्लास्टिक एक बैड कंडक्टर है हीट का। डेंसिटी ऑफ हॉट वाटर इज मोर देन कोल्ड वाटर, गलत बात है, क्योंकि गर्म पानी हल्का होता है, डेंसिटी कम होती है, इसी वजह से ऊपर आ जाता है और ठंडा पानी नीचे होता है, तो तीसरा गलत हो गया। चौथा, फॉर कन्वेक्शन ऑफ हीट मीडियम क्या बोला? फॉर कन्वेक्शन ऑफ हीट मीडियम कोल्ड इज रिक्वायर्ड, गलत बात है, कोल्ड नहीं, हॉट मीडियम इज रिक्वायर्ड। हीट फ्लोज फ्रॉम कोल्ड प्लेस टू हॉट प्लेस, गलत बात है, हीट कोल्ड से हॉट नहीं जाती, हॉट से कोल्ड जाती है। इनक्लोज एयर इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट, गलत बात है, हीट इज बैड, सॉरी एयर इज बैड कंडक्टर ऑफ हीट, तभी तो उलन के जो क्लॉथ होते हैं उसमें एयर ट्रैप होती है जिसके कारण हमारी बॉडी गर्म रहती है। यहां चलते हैं। आंसर द following question in one sentence. How does a fever get lowered when the cold compress forehead patient? देखो ये जो कपड़ा है, ठंडी पानी की पट्टी देना जिसको बोलते हैं, जिसको फीवर होता है ऐसे पेशेंट के सर पे ठंडे पानी की पट्टी रखी जाती है। जो ठंडा पानी क्या करता है? बॉडी के अंदर के हीट को एब्सॉर्ब कर लेता है और बाहर थ्रो करता है, जिसके कारण बॉडी का टेम्परेचर अल्टीमेटली कम हो जाएगा। लेकिन हर बार ठंडी पट्टी यूज नहीं करना चाहिए, मेडिसिन ज्यादा इफेक्टिव मेथड होती है। क्या बोल रहा है कि भाई A cold compress absorbs some heat from the patient's forehead, हमारे forehead से heat absorb कर लेगा, गीला कपड़ा क्योंकि ठंडा होता है उसका टेम्परेचर कम होता है, and slowly water slowly evaporate, और वो सूखा हो जाते हैं। कभी कभी बुखार इतनी होती है जब हम गीली पट्टियां देते हैं तो पट्टियां की पट्टियां सूख जाती है। क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी का टेम्परेचर इतना ज्यादा होता है कि वो कपड़ा बॉडी से हीट निकालता जाता है, तो पट्टी में का पानी क्या हो जाएगा? इवेपोरेट हो जाएगा, हीट होके इवेपोरेट हो जाएगा। एंड द क्लॉथ एंड लोअर द बॉडी टेम्परेचर। लेकिन मेडिसिन ज्यादा इफेक्टिव है, ये पट्टियां तो टेम्पररी इलाज है। ओके। उसके बाद व्हाट आर द मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर? ऑब्वियसली कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। कंडक्शन में सिर्फ हीट आगे जाती है, पार्टिकल नहीं। कन्वेक्शन में पार्टिकल खुद हीट लेके जाता है और रेडिएशन में तो पार्टिकल की जरूरत भी नहीं होती। ओके। व्हाट आर द गुड कंडक्टर? गिव टू एग्जांपल। सारे मेटल बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं, कॉपर हो गया, आयरन हो गया, सब मेटल्स एक बहुत अच्छे कंडक्टर हैं। व्हाट आर द बैड कंडक्टर्स? जो सब्सटेंस अपने आप से हीट जाने नहीं देते उनको बैड कंडक्टर बोलते हैं, जैसे कांच हो गया, लकड़ी हो गया, प्लास्टिक हो गया। वाई सोलर कुकर्स आर पेंटेड ब्लैक? देखो सोलर कुकर मतलब ऐसा गोल शीशा होता है जिसपे लाइट गिरती है और फाइनली यहाँ एक जगह पे जमा होती है। तो ये जो कुकर रखते हैं यहाँ पे, इसको ब्लैक कलर का पेंट देते हैं क्योंकि ब्लैक कलर बहुत अच्छे से हीट एब्सॉर्ब कर लेता है, तो जितनी हीट आएगी वो फटाफट एब्सॉर्ब करके खाना जल्दी जल्दी पकेगा, इसलिए सोलर कुकर को ब्लैक कलर से पेंट करते हैं। सोलर कुकर यूजेस रेडिएंट
हीट एनर्जी फ्रॉम द सनलाइट, सूरज की रोशनी यूज करता है ये। सूरज की रोशनी इस शीशे पे गिरेगी गोल कलर के और रिफ्लेक्ट होके एक जगह पे जमा हो जाएगी, जहां पे हम हमारा बर्तन रखेंगे जिसमें खाना पकता है। उस बर्तन को ब्लैक कलर की कोटिंग दी जाती है, क्योंकि ब्लैक कलर बहुत अच्छा एब्सॉर्बर होता है हीट का। तो जितनी हीट आएगी पूरी की पूरी एब्सॉर्ब कर लेगा, फटाफट खाना पकेगा, जल्दी जल्दी खा सकते हैं। ओके तो इनक्लोज सिंस ब्लैक ऑब्जेक्ट एब्सॉर्ब मैक्सिमम हीट, दे आर पेंटेड बाय डार्क ब्लैक कलर आउटसाइड। ठीक है भाई। उसके बाद वाई साइकिल ट्यूब टायर्स आर पंप्ड विथ लेस एयर इन समर। हम समर सीजन में हमारे टायर की हवा, हमारे नहीं बे, साइकिल के टायर की हवा कम रखते हैं। क्यों बेटा? क्योंकि समर में टेम्परेचर ज्यादा होता है, तो हवा ट्यूब में ज्यादा भरेंगे तो टेम्परेचर ज्यादा होने के कारण हवा एक्सपांड करेगी, तो ट्यूब भी एक्सपांड करेगी, तो ट्यूब फटने के चांसेस होते हैं। इसलिए समर सीजन में गाड़ी का टायर हो गया, टू व्हीलर फोर व्हीलर, हवा कम रखी जाती है, क्योंकि समर में टेम्परेचर ज्यादा होता है तो हवा अंदर की क्या कर जाएगी? एक्सपांड कर जाएगी। इन समर एयर इन साइकिल टायर हीट्स अप, साइकिल के ट्यूब के अंदर जो हवा होगी गर्म हो जाएगी। एंड हाई टेम्परेचर एंड फ्रिक्शन और टेम्परेचर के कारण ये एक्सपांड हो जाएगी एंड क्रिएट्स हायर प्रेशर ऑन द ट्यूब रिजल्टिंग द ब्रस्टिंग ऑफ टायर। तो एक्सपांड होने की वजह से वो जो वॉल होता है ट्यूब का, उसका प्रेशर बढ़ सकता है, टायर फट सकता है। तो ये ना हो इसी वजह से कम हवा भरी जाती है, जिसके कारण प्रेशर भी कम रहता है और टायर फटने के चांसेस कम हो जाते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। यहाँ चलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक का, यही एक पार्ट पढ़ाना बाकी रह गया। ध्यान से सुनो, अगर आप समंदर के किनारे चले जाओगे तो दिन में क्या होता है? दिन में देखो बेटा, पानी एक ऐसा मटेरियल है जो बैड कंडक्टर है, इतना अच्छा कंडक्टर नहीं है हीट का। तो पानी स्लोली स्लोली गर्म होगा और ठंडा भी स्लोली होगा। याद रखो, पानी गर्म भी स्लोली होगा और स्लोली ठंडा भी होगा। मतलब पानी की वैसे रीजन होता है, इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मतलब पानी को 1 डिग्री सेल्सियस गर्म करने के लिए लगने वाली हीट। तो पानी को गर्म करना भी मुश्किल है और ठंडा करना भी मुश्किल है। आप आयरन को गर्म करो, फटाफट गर्म हो जाएगा, लेकिन पानी इतने जल्दी गर्म नहीं होगा। तभी तो सवेरे जब हम चूल्हे पे नहाने का पानी गर्म करते हो तो 5-10 मिनट लेता है वो। ठीक है, तो पानी गर्म भी देर से होता है, ठंडा भी देर से होता है। तो दिन के समय क्या होता है, ये जो समंदर के किनारे रेत होती है, समंदर के किनारे क्या होता है, यहाँ पे रेत होती है और यहाँ पे पानी होता है। तो दिन के समय जब सूरज होता है तो क्या होगा, सूरज की हीट रेत पे भी गिरेगी और पानी पे भी गिरेगी। तो रेत और पानी में सबसे पहले गर्म कौन होगा? सर गर्म जल्दी रेत हो जाएगी, गर्म रेत हो जाएगी। गर्म रेत हो जाएगी तो इसके ऊपर की हवा भी क्या हो जाएगी? गर्म हो जाएगी। तो ये हवा गर्म होने के कारण ये हवा हल्की हो जाएगी और हल्की हवा किधर जाएगी? ऊपर जाएगी। लेकिन पानी इतने जल्दी गर्म होगा क्या? नहीं। तो पानी के ऊपर की जो हवा रहेगी वो ठंडी रहेगी। तो पानी के ऊपर ठंडी हवा है और सैंड के ऊपर गर्म हवा है, तो गर्म हवा किधर जाएगी? ऊपर, और ठंडी हवा किधर जाएगी? इधर, क्योंकि यहाँ की डेंसिटी कम है, यहाँ की डेंसिटी ज्यादा है। तो दिन के समय क्या होगा, समंदर किनारे ठंडी हवा आएगी समंदर के पानी से बीच की तरफ, जो किनारा है उसकी तरफ। तो इसको बोलेंगे सी ब्रीज। ब्रीज मतलब हवा। इसको बोलेंगे समंदर से हवा बहते हुए किनारे की तरफ आना। क्यों ऐसे हो रहा है? क्योंकि दिन में जब सूरज निकलता है तो रेत जो होती है, सैंड, वो फटाफट गर्म हो जाएगी, लेकिन पानी इतने जल्दी गर्म नहीं होगा, जिसके कारण रेत के ऊपर की हवा गर्म होके एक्सपांड कर जाएगी, हल्की हो जाएगी। तो ये गर्म हवा किधर जाएगी? ऊपर। लेकिन पानी के ऊपर जो हवा है वो ठंडी रहेगी और वजनदार भी रहेगी। तो ये गर्म हवा ऊपर चली गई तो ये ठंडी हवा इधर जाएगी, ठंडी हवा इधर, गर्म हवा इधर, इधर से इधर। तो ठंडी हवा इधर, गर्म हवा इधर। तो ठंडी हवा, दिन के समय ठंडी हवा आएगी, तो इसको बोलेंगे सी ब्रीज। क्योंकि समंदर से हवा आ रही है तो दिन के समय क्या बोलेंगे? सी ब्रीज। लेकिन दिन भर ये पानी गर्म होगा, गर्म होगा, गर्म होगा, गर्म होगा। फिर अचानक से इवनिंग के टाइम पे, नाइट के टाइम पे सूरज महाशय गायब हो गए। सूरज महाशय गायब हो गए तो बचा क्या? गर्म पानी, गर्म जमीन। तो जल्दी ठंडा कौन हो जाएगा? जो जल्दी गर्म हुआ वो जल्दी ठंडा भी हो जाएगा। तो जमीन पहले ठंडा हो जाएगी, लेकिन पानी इतने जल्दी ठंडा नहीं होगा, पानी गर्म ही रहेगा। तो होगा क्या? गर्म पानी के ऊपर की हवा भी गर्म रहेगी, तो ये गर्म हवा किधर जाएगी? ऊपर। लेकिन जमीन तो फटाफट ठंडी हो गई। तो जमीन फटाफट ठंडी हो गई तो यहाँ की हवा भी क्या हो गई?
ठंडी हो गई, तो यहाँ की हवा ऊपर चली गई, तो यहाँ की हवा इधर आ जाएगी, इसको बोलेंगे लैंड ब्रीज। तो रात में क्या चलेगी? लैंड ब्रीज, जमीन से हवा समंदर की तरफ जाएगी। इसी कारण इवनिंग के समय आप बीच पे चले जाओ, बहुत गर्मी होती है। हम गए थे, थाईलैंड भी गए थे, वियतनाम भी गए थे, तो अगर आप बीच पे चले जाओगे तो इवनिंग टाइम पे बहुत गर्मी होती है। क्यों? क्योंकि इवनिंग में जमीन जल्दी ठंडी हो जाएगी, पानी इतनी जल्दी ठंडा नहीं होगा, तो गर्म पानी के ऊपर हवा गर्म रहेगी, तो गर्म हवा हल्की होके ऊपर जाएगी कन्वेक्शन से, और ठंडी हवा जमीन से समंदर की तरफ बहने लगेगी। इसको बोलेंगे लैंड ब्रीज, क्योंकि जमीन से हवा जा रही है, लैंड ब्रीज। तो रात में जमीन से समंदर की तरफ कन्वेक्शन होगा, और दिन में समंदर से जमीन की तरफ कन्वेक्शन होगा। तो दिन वाले हवा को बोलेंगे सी ब्रीज, रात वाले हवा को बोलेंगे लैंड ब्रीज। आपको समझ में आ रहा है? सिंपल चीजें हैं। तो ये सब किसके कारण होता है? कन्वेक्शन के कारण होता है। यहां चलते हैं, देखो ये कुछ ऐसे होता है, ध्यान से समझो। दिन का समय है, दिन का समय है, रात का समय। रात के समय क्या होता है? जमीन जल्दी ठंडी होगी, पानी ठंडा नहीं हुआ, ये हवा गर्म होकर ऊपर गई, इधर से हवा इधर गई। दिन के समय क्या हुआ? हवा दिन के समय क्या हो रहा है? समंदर से हवा जमीन की तरफ आ रही है, समंदर से जमीन की तरफ, तो सी ब्रीज। रात के समय जमीन से समंदर की तरफ, जमीन से समंदर की तरफ, तो लैंड ब्रीज। क्यों? क्योंकि पानी गर्म भी देर से होता है और ठंडा भी देर से होता है। तो दिन के समय क्या होता है? दिन के समय जमीन जल्दी गर्म हो जाएगी, तो यहां की हवा ऊपर और पानी की ठंडी हवा इधर, तो इसको बोलेंगे सी ब्रीज। रात के समय पानी जल्दी ठंडा नहीं होगा, जमीन जल्दी ठंडा हो जाएगी, तो यहाँ की हवा ठंडी, यहाँ की हवा गर्म, तो ठंडी हवा इधर जाएगी, क्योंकि गर्म हवा किधर जाएगी? ऊपर, तो उसको बोलेंगे लैंड ब्रीज। तो रात में क्या बहेगी? लैंड ब्रीज, और दिन में क्या बहेगी? सी ब्रीज। तो रात में क्या होता है? जमीन की हवा समंदर के तरफ जाती है, तो इसको क्या बोलते हैं? लैंड ब्रीज, ब्रीज यानी हवा। और दिन के समय जो समंदर के पानी के ऊपर की ठंडी हवा है वो किनारे की तरफ आती है, उसको बोलते हैं सी ब्रीज। ठीक है, यहाँ पे जीआईएफ फाइल से मैंने बहुत अच्छे से आपको बता दिया है। आंसर पढ़ लेंगे। व्हाई हाउसेस इन राजस्थान आर पेंटेड व्हाइट? देखो बेटा, राजस्थान में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, तो घरों को सफ़ेद कलर इसलिए दिया जाता है कि सफ़ेद कलर अच्छा रिफ्लेक्टर है, जितनी हीट गिरेगी सबके सब क्या कर देगा? रिफ्लेक्ट कर देगा, तो घर को ठंडा रखेगा। इन राजस्थान एटमॉस्फेरिक एयर टेम्परेचर इज वेरी हाई इन समर। समर में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। गया क्या? ये नहीं गया, समर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। व्हाइट कलर रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द सन्स इंसिडेंट रेडिएंट। व्हाइट कलर क्या करता है? इस पे गिरने वाले सारे रेडिएशन को रिफ्लेक्ट करता है। मोर एवर एब्सॉर्प्शन ऑफ हीट बाय व्हाइट कलर आल्सो इज वेरी लिटर। तो हीट एब्सॉर्प्शन भी कैसे होता है? बहुत कम होता है। एज अ रिजल्ट हाउसेस डू नॉट गेट हीटेड अप। इसके कारण घर इतने ज्यादा गर्म होते हैं क्या? नहीं। देयरफॉर हाउसेस इन राजस्थान आर पेंटेड व्हाइट, जिसके कारण जो राजस्थान के घर है हम सफेद कलर से पेंट करते हैं। एक काम करते हैं बेटा, इस लेक्चर को यहीं खत्म करेंगे, क्योंकि क्या होगा, मैं उधर ध्यान देता रहूंगा, वो बंद हो गया क्या, बंद हो गया क्या, और खुदा न खास्ता अगर वो बंद हो गया तो फिर क्या होगा? हमारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। कोई बात नहीं, इसका भी हम तीसरा लेक्चर बना लेंगे। इस लेक्चर को यहीं खत्म करेंगे। अभी इसका और क्लाइमेक्स बाकी है, इसके जो फाउंडेशन के 50 एमसीक्यूज हैं वो बाकी है, उसके साथ साथ कुछ अच्छे अच्छे सवाल भी है। देखो ये सब सवाल और 50 एमसीक्यू बाकी है, इसके लिए लगभग 30-35 मिनट लगेंगे, तो उसको भी ढंग से हम कर लेंगे। और साल्ट और सी ब्रीज में और अच्छे से आपको नेक्स्ट लेक्चर में भी समझाऊंगा। जल्दी मिलेंगे इसके पार्ट 3 में। तब तक आप पढ़ाई करते रहिए। लेक्चर को लाइक करना ना भूले, लेक्चर को शेयर करना ना भूले, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इसको शेयर करना, व्हाट्सएप के स्टेटस लगाना। जल्दी मिलेंगे इसके पार्ट 3 में। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।